डीडी डायलॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। डीडी डायलॉग में बात बिहार की हो रही है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में अब शायद 100 दिन से भी कम वक्त बचा है। लोग इंतजार कर रहे हैं कब चुनावों की घोषणा हो, लेकिन चुनावों की घोषणा से पहले ही बिहार में तमाम मुद्दे और तमाम विवाद जो है वो खड़े हो रहे हैं, नेताओं के बयान आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बिहार का चुनाव जो है वो पूरे देश को अपने चुनावी रंग में जैसे समेटता जा रहा है। और बिहार पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त बात बिहार की में शामिल हैं और हमसे बातचीत करने के लिए आइए परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ संजय झा जी हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत स्वागत कीजिए संजय झा जी का तालियों के साथ। संजय झा जी हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत आभार। आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन आपसे बात करें उससे पहले संजय झा जी का राजनीतिक जो सफर है, उनकी जो सियासी सफर है, उस पर निगाह डाल लेते हैं छोटे से एक पैकेज में। देखिए उनका सियासी सफर। संजय झा मिथिलांचल में जेडीयू का ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। ये उन चुनिंदा नेताओं में शुमार हैं जो संगठन और सरकार दोनों पर बराबर पकड़ रखते हैं। मधुबनी जिले के अररिया गांव से आने वाले संजय कुमार झा ने अपनी शिक्षा दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पूरी की। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही इन्होंने भाजपा से जुड़कर छात्र राजनीति में कदम रखा। 2012 में संजय झा नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से जुड़े और 2014 में दरभंगा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार के बाद भी उनकी राजनीतिक यात्रा रुकी नहीं। विधान परिषद के रास्ते नीतीश कुमार कैबिनेट में शामिल हुए। 2024 में बिहार में नई सरकार बनने से पहले जल संसाधन और जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। 2017 में जब जदयू ने एक बार फिर भाजपा के साथ गठबंधन किया, तो उसमें भी संजय झा की अहम भूमिका रही। 2024 में ये राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए और राज्यसभा में जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल के नेता भी नियुक्त किए गए। संजय झा बिहार राज्य योजना परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। संजय झा वर्तमान में जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो संजय झा जी का ये सियासी सफर था और इसीलिए हम कहते हैं संजय झा जी को वो दरअसल मिथिलांचल के महारथी हैं और नीतीश कुमार जी के सारथी हैं। संजय जी, शुरुआत मुख्यमंत्री जी से ही हो जाए, क्योंकि मैंने कहा आप उनके सारथी हैं। आप लगभग जेडीयू में तमाम बड़े फैसलों में उनके शामिल होते हैं। नीतीश जी को लेकर विपक्ष अब कह रहा है भाई 20 साल हो गए, अब उनका चमक नहीं रहा, अब वो बड़ा चेहरा नहीं रहे, और ये जो है इस चुनावों में एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मुझे लगता है कि पूरा जो बिहार का ये चुनाव है, क्योंकि बिहार के चुनाव को थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में इसलिए जाना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी को कैसा बिहार मिला था। हम लोग कहते हैं तो विपक्ष को परेशानी भी होती है, और ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि वो कोई बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। सब कुछ बिल्कुल गर्त में था जहाँ से वो शुरू किए। कोई भी पैरामीटर लीजिए, कोई चर्चा नहीं करेगा। हम लोग इसी दिल्ली में पढ़ते थे, बिहारी बोलने में शर्म लगता था। ये पूरा इमेज उस बिहार का हो गया था, जहाँ की वर्ल्ड का सबसे पहला यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, जब यूरोप में यूनिवर्सिटी नहीं था तब नालंदा में लोग पढ़ने आते थे। उस स्टेट का हाल ये हो गया कि हम लोगों को बिहारी बोलने में शर्म लगता था। वहाँ से नीतीश कुमार जी ने बिहार में काम करना शुरू किया। कोई भी पैरामीटर, रोड, बिजली, सड़क, पढ़ाई, स्कूल ड्रॉप आउट्स, इन्वेस्टमेंट, लोगों का कॉन्फिडेंस ही उस बिहार में नहीं बचा। किसी को बोलते तो बिहारी बोलने पर हंसता था। किसी को बोलिए कि बिहार में कुछ अच्छा होगा तो दुनिया को विश्वास नहीं था, या देश को, कि बिहार का भी कभी कुछ हो सकता है। वहाँ से शुरू करके आज बिहार हर एक पैरामीटर में, आज आप किसी भी पैरामीटर को देखिएगा, बिहार इतना बढ़िया काम वहाँ पर हुआ है 20 साल में। और सिर्फ एक आदमी, लीडरशिप चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है, वो बिहार से बड़ा एग्जाम्पल नहीं है। एक ईमानदार काम करने वाला मुख्यमंत्री बिहार को मिला, और नीतीश कुमार के प्रति प्रो इनकम्बेंसी है। आज भी आप सर्वे करेंगे, 20 साल बाद भी आप कह रहे हैं 20 साल के बाद, हाँ। आज भी 20 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है कि लोगों को लगता है कि अगला 5 साल बिहार के लिए सबसे क्रिटिकल है। क्यों क्रिटिकल है?
कि एक बेस तो नीतीश कुमार और सरकार ने बना दिया, लेकिन एक जंप बिहार को और लेना, जो टॉप 10 स्टेट में बिहार आए, संभव है। वो इस नीतीश कुमार के रहते हुए कि बहुत दिन के बाद बिहार को ये मौका मिला है कि केंद्र में भी बिहार का से है और बिहार में भी सरकार है। ये अपॉर्चुनिटी 20 साल में नहीं मिला था बिहार। आप लोग हर बार हर चुनाव में यही कह के एक और जंप लेते हैं कि भाई 5 साल और 20 साल बहुत होते हैं। तो 20 किसी साल भी में स्टेट काम को। हुआ ना, वही तो कह रहा हूं कि इसलिए आपको बेस बता दिया कि उस बिहार में गड्ढा ही था। अगर हम कहते कि इन्वेस्टमेंट लाते हैं तो 10 में नहीं संभव था। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना, 4 घंटा बिजली नहीं रहता था। आप 5 बजे शाम के बाद बिहार में, ये सब सच्चाई है। 5 बजे शाम के बाद पटना में नहीं निकल सकते थे। अभी मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में ये बात बोली, पत्रकारों की तरफ इशारा करके बोला, याद है। तो वो आप बार बार दौर याद दिला रहे हैं, क्या वो आपका इसलिए ताकि नहीं, दौर नहीं याद दिला रहे हैं, और इसलिए याद दिला रहे हैं कि इसको बनाने में बहुत समय लगा। और जो लोग घूम रहे हैं उसको खराब करने में साल भर में फिर वो बैक टू स्क्वायर लेके चले जाएंगे। वही लोग हैं जिनके कार्यकाल में ये सारा चीज मैं बता रहा हूं, जो बिहार का नाम लेने में शर्म लगता था। कौन लोग थे वो लोग? क्या लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है? क्योंकि आज भी वहां पर मर्डर हो रहे हैं जो हमने देखा। लेकिन आप लोग कहते हैं कि भाई पहले जो होता था मुख्यमंत्री निवास के अंदर जो है लालू जी का राज था, तब बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेता याद दिलाते कि भाई वो तो मुख्यमंत्री आवास में सब कुछ होती थी डीलिंग। सच्चाई है भाई ना, 20 साल लंबा टाइम हुआ। आप ही बोल रहे हैं 20 साल में बिहार में कोई जातीय दंगा हुआ, बिहार में कोई कम्युनल राइट हुआ, बिहार में बारिंग 1-2 दिन 4 दिन कभी 20 साल में कि कभी बिहार में कर्फ्यू लगा। बिहार में जो किडनैपिंग जो होता था पैसे के लिए 20 साल में कोई जानकारी कहाँ नहीं मिली। क्राइम तो दिल्ली में होता है और नोएडा में होता है, लेकिन जो भी क्राइम हुआ, भाई भाई में जमीन के लिए झगड़ा हो जाता है और एक दूसरे को गोली मार देता है। जो भी क्राइम हुआ है जिसकी बात हो रही है, वो क्राइम पुलिस डिटेक्ट किया कि नहीं, क्रिमिनल पकड़ा के उसी से जज करेंगे ना किसी को। क्या कोई पॉलिटिकल संरक्षण किसी का है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम है? बिहार में लोग, वो जो गाड़ी रहता था उसको ब्लैक शीशा लगा के, आप पूछिए ना लोगों से। और बताइए ना, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है उसको तो नहीं बिल्कुल, उसको तो आप लोग बार बार कहते हैं मुख्यमंत्री लालू जी के शासन लगा में के और राइफल निकाल करके रोड पे चलते थे। आज किसी की हिम्मत है पूरे बिहार में ये काम कर ले? कोई घूम सकता है? रूल ऑफ लॉ है। आप लोग बड़ा चढ़ा के तो नहीं बोलते ये बातें? अरे तो जमीन पे है ना, आप चलिए ना एक बार, चल के देखिए जमीन पर। आज 12 बजे रात में पटना में लोग निकलते हैं सड़क पर। ये तो फैक्ट है ना, तो आप जाके घूमिएगा, देखिएगा। एक लड़की, हम तो, मेरे लिए बड़ा आश्चर्य था, मैं इस बार देखा, मैं अपने गांव गया, अब मैं 11 बजे रात में जा रहा था, मैं देखा स्कूटी पर लड़की एक जा रही। अब ये सब बिहार में कोई कल्पना नहीं कर सकता था इस सरकार से पहले। हमको नहीं दिखता था कि कोई पटना में भी लड़की साइकिल चलाती थी। ये सब स्टोरी है 20 साल का। आज कोई गांव नहीं है जहां से 100-200 लड़की साइकिल चला के स्कूल नहीं जाती। ये साधारण बिहार के लिए बहुत बड़ा चेंज है ये सब। कहीं के लिए भी। आपने ये बात कही, इसमें कोई दो राय नहीं। नीतीश जी के ऊपर कोई उनके दामन पे दाग नहीं है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं, भाई भतीजावाद का उनका कोई मामला नहीं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष ये कहता है कि अब नीतीश जी, मैं उस शब्द का बहुत डेरिवेटरी शब्द है जिसका इस्तेमाल करते हैं, मैं समझ, देखिए ऐसा है। हाँ, वो कहते हैं कि अब जो है चीजें हो रही है, को कह रहे हैं कि दामाद आयोग बन गया है, पूरी तरह से भाई भतीजावाद शुरू हो गया। तेजस्वी यादव साहब, भाई भतीजावाद शुरू हो गया भाई। पूरे बिहार नीति 20 साल से यहाँ थे, और उससे पहले केंद्र में अटल जी के सरकार में मंत्री थे वो। 25 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। विपक्ष तो यही सब बोलेगा। आज तक कभी सुने हैं उनके परिवार से डिस्टेंट रिलेशन से कोई कहीं राजनीति में? अब इससे बड़ा एग्जाम्पल तो नहीं हो सकता। 25 साल 20 साल से मुख्यमंत्री बनना बिहार जैसे पॉलिटिकली इतना एजाइल स्टेट में साधारण बात नहीं है। ये तो ट्रैक रिकॉर्ड है ना। अब विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है, जिस पार्टी में ऊपर से 5 पोस्ट खाली है। मैं नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ जेडीयू का, मुख्यमंत्री जी के बाद वो प्रेसिडेंट है। ये कल्पना कोई कर सकता है? जिस पार्टी की बात कर सकता है, कोई बाहर से आके बन सकता है? ये सब परिवार में रिजर्व है सीट। नीतीश कुमार जी ने पार्टी बनाया ना कि आप अपने काम करके अपने उससे आप कहीं पहुंच सकते हैं। ये है जेडीयू, नीतीश कुमार जी की पार्टी। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ।
लेकिन वहां तो परिवार के अलावा कुछ है नहीं। पर वो जो आप कह रहे हैं बात सही है, लेकिन वही आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि अब नीतीश जी की कमान जो है, कुछ लोगों में आपका नाम लेते हैं, अशोक चौधरी जी का नाम लेते हैं, कहते हैं कि अब वो मैं नया नाम नहीं लेता, लेकिन कुछ नेताओं के दामाद जो है वो आयोग में बना दिए गए, तो उसको लेकर वो कहते हैं कि दामाद आयोग है, परिवारवाद वहां चल रहा है। क्या एक्सपेक्ट करता है वो राजनीति का स्तर? अगर कोई अपने कैपेबिलिटी से किसी आयोग में गया तो उसको उसका एक बैकग्राउंड है जिसका कहानी कह रहे हैं, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। उसमें गया, उसको कोई पॉलिटिकली एक्टिव है या कोई और तरीके से एक्टिव है, वो कहीं किसी आयोग में गया तो उसको लेकर के उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, और मुद्दा पे बात ही नहीं। कभी आप पूछिए कि भाई जब आप सरकार में थे तो क्यों ये हाल था, तो कुछ नहीं बोले। और उस हिसाब से तो तेजस्वी यादव भी अपने पॉलिटिकल कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने जगह बनाई और वो एक्टिव हुए, इसलिए आए, तो फिर वो परिवारवाद वहां पे क्यों नहीं? नहीं, ये तो आयोग और एक पार्टी को लीड करना, वो तो अकेले हैं क्या? वो पूरा परिवार है। कोई लोकसभा में है, कोई लोकसभा का चुनाव लड़ता है, एक भाई कोई मंत्री है, आगे और लाइन लगा हुआ है, तो परिवार की ही ना पार्टी है वो। मैं ये कह रहा हूँ परिवार की ही पार्टी है। लेकिन मैं तो अपनी पार्टी की बात कह सकता हूँ। हमारे पार्टी में खास करके हम लोगों ने तो किसी परिवार के लोग परिवार में ही कोई अपने मेहनत से कहीं पहुंच गया, अलग बात है। लेकिन उस पार्टी में आप देखिएगा, इसके अलावा माँ बाप भाई बहन, ये पूरा वो पोस्टर भी देखिएगा तो पहले 5-6 वो दिखाई पड़ेगा, उसके बाद ही कोई शुरू होता है। पर एक चीज अब ये डिमांड हो रही है कि उनके बेटे, नीतीश जी के बेटे निशांत जी, उपेंद्र कुशवाहा जी ने बाकायदा ट्वीट करके लिखा कि बड़े भाई निशांत जी को अब आना चाहिए, संभालना चाहिए। किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। पर आपके सहयोगी हैं वो तो। अरे भाई कहा ना, हम लोग कहाँ किसी को एडवाइस दे रहे हैं उनको अपने पार्टी में क्या करना चाहिए जी। जेडीयू नीतीश कुमार जी ने अपने खून पसीने से बनाया है, ये उनकी पार्टी है और आज वो नेता है। उनके नेतृत्व में हम लोग 2025 का चुनाव लड़ेंगे। आज भी बिहार के सबसे सम्मान्य नेता, रिस्पेक्टेड लीडर नीतीश कुमार जी हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ, कल भी वो मुजफ्फरपुर में थे। हमको लगता है कि 20 साल का उनका रिकॉर्ड निकाल लीजिए, जितना उनका यात्रा रहा है बिहार में। पहले पटना में ही सब मुख्यमंत्री रहते थे, वो जाकर के गांव और जिला में रहना शुरू किए। उसका असर ये हुआ, जानना जरूरी है कि जो प्रोजेक्ट है अगर इम्प्लीमेंट हो पाया, क्योंकि मुख्यमंत्री फिजिकली वहाँ पर जो खड़े रहते थे, तो उससे चीज़ें स्पीड अप हुई। बिहार में तो सब कुछ खत्म कर दिया ना, ब्यूरोक्रेसी भी ऐसे ही हो गया था। तो जब खुद मुख्यमंत्री जाके खड़े हो गए तो चीज़ें स्पीड अप हुई ग्राउंड पर। तो आज वो एक्टिव है और काम कर रहा है। कल इस पार्टी में क्या होना है, किसको आना है, कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे रहेगा, ये कॉल नीतीश जी को लेना। जब समय आएगा तो लेंगे। लेकिन एज ऑन डेट मैं आज की बात कर रहा हूँ, ही इज द लीडर, वही इस पार्टी के लीडर है, वही सर्वमान्य नेता है, और आगे इस पार्टी में क्या होना है वही तय करेंगे। ये सही है कि सबका सुझाव लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। पर यात्रा तो अब राहुल जी भी कर रहे हैं, बिहार में आ रहे हैं। राहुल जी को बिहार से क्या लेना देना है? बिहार को 1% भी जानते हैं वो? ये 5 साल में कितनी बार बिहार गए हो? बिहार के लोगों से क्या मतलब है उनको? अब चुनाव आ गया है तो यात्रा करने वो पैंट शर्ट पहन के पहुंच जाएंगे, तो उससे क्या लेना है बिहार को? इतना दिन सत्ता में रहे तो क्या किए बिहार के लिए? आज बिहार अगर 15 साल का हम लोग कार्यकाल कहते हैं, वो सिर्फ आरजेडी नहीं था, उसमें राहुल गांधी जी की भी पार्टी थी। अगर जंगल राज था, कोर्ट ने कहा, तो कांग्रेस भी सरकार में हिस्सेदार थी। आपका मानते हैं उसके लिए कांग्रेस भी बराबर 100%? कैसे नहीं है? तो सरकार की पार्टी थी, पार्टनर थे उस सरकार में, सरकार में उनके मंत्री थे। अच्छा, चुनाव की बात में जब आते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो है पटना से लेकर दिल्ली तक, वो एसआईआर बना हुआ है। और वो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो लिस्ट आई है कि भाई जिसको कहा कि भाई इतने लोग मृतक हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 लोग ले आएंगे अगर, तो फिर हम इंटरवीन करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये मुश्किल आने वाली है आपके लिए। ऐसा है, संविधान का किताब लेके घूमने से तो आप संविधान नहीं समझ जाइएगा, उसको तो खोलकर पढ़ना भी पड़ेगा ना। संविधान ने चुनाव कराने का अधिकार किसको दिया? चुनाव में से पहले वोटर लिस्ट का रिवीजन करने का अधिकार किसका है? इलेक्शन कमीशन का है कि नहीं? चुनाव से पहले लोगों का डेथ होता है कि नहीं होता? रिवाइज होगा कि नहीं होगा? मृत्यु जिसकी होगी वो रिवाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एसआईआर देश में पहली बार हो रहा है क्या?
बिहार में SIR 2003 में भी हुआ। रिकॉर्ड पे डाल दीजिए पूरा फैक्ट्स। 2003 में किसकी सरकार थी वहां पर, और उस समय भी 1 महीने का समय दिया गया। आज कहते हैं ना इतना कम टाइम कैसे, आज भी 1 महीना है। 2003 में भी जो SIR हुआ वो 1 महीने का में ही हुआ। बिहार में जातीय गणना हम लोगों ने कराया 15 दिन में हुआ, और उसमें है क्या कि जो भी 23-24 लाख लोगों का डेथ हो गया उनका नाम हटा दिया गया। 25-26 लाख लोग परमानेंट शिफ्ट कर गए बिहार से, उनका नाम हटा दिया गया। और 7 लाख लोग से ज़्यादा लोगों का एक जगह से ज़्यादा जगह उनका वोट है, उनका नाम हटाया गया। अब 1 महीने का टाइम दिया गया, 1 महीने का टाइम दिया गया है कि आपको किसी पर ऑब्जेक्शन है तो आ करके आप बताइए और उसको करेक्शन हो जाए। बीजेपी कहती है इसमें घुसपैठी अभी थे। अब जो भी हो, संविधान क्या कहता है? संविधान यही नहीं कहता है कि भारत का जो नागरिक होगा वही वोट दे सकता है। ठीक है, तो अगर आपका सिटीजनशिप का कागज मांगा जा रहा है, मांगेगा, उसमें तो क्या गलत है भाई? अगर बाहरी कोई है, कई तरह की तो खबरें, मैं सिर्फ कई तरह की खबरें आती हैं, तो मैं जानना चाहता हूं आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि इसमें ये प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष हुई है? देखिए, जब शुरू हुआ, क्योंकि अभी कई तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। कोई नहीं, बिहार में जाकर पूछिए ना, ये मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि सब लोग, जो लोग मुद्दा बना रहे हैं तो अब खुद का तो करवा लिए जाकर, उनके जो समर्थक हैं वो करा लिए। 90% से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, और जो लोग का नहीं हुआ ऑलरेडी नहीं था, इसलिए उसका रिवीजन हुआ है। जब शुरू हुआ ये, तो मैंने अपने पार्टी में रिव्यू किया जी, और हम लोगों ने कहा कि 15 दिन में आप लोग जो भी हमारे BLO हैं, ग्राउंड पे हैं, एक बार हम लोग रिव्यू करेंगे, और लगेगा कि कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, माइग्रेंट्स हैं, किन्हीं का कोई इशू है, तो बताइए। तो हम लोग इलेक्शन कमीशन में टाइम ले करके बात को जाकर रखेंगे। 15 दिन के बाद फिर पार्टी में मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, और सब जगह से था कि नहीं, सब लोग जा रहे हैं और अपना अप्लाई कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छी बात है भाई। एक बार अगर वोटर लिस्ट का क्लीनिंग हो रहा है, अगर बोगस पोलिंग, ये भी काम है ना इलेक्शन कमीशन, नहीं हो, आज के EVM उठाते रहता है। बिहार के में लोग भूल गए क्या बूथ कैप्चरिंग? बिहार तो इसी के लिए कोई गरीब वोट दे पाता था। 11 बजे पोलिंग खत्म हो जाता था, बूथ कैप्चर हो गया। कब बिहार में वोट सही से पड़ना शुरू हुआ? जब से EVM आया। ठीक है, तो EVM पर भी प्रश्न उठाता है। इसीलिए अब गया मुद्दा। 2024 में मोदी जी संविधान खतरे में डाल देंगे। 11 साल से प्रधानमंत्री है, लोगों को कंफ्यूज किए पूरा देश में, उसका कुछ ना कुछ असर पड़ा चुनाव पर। अब संविधान ठीक हो गया, अब आ गया इलेक्शन कमीशन, तो हर एक समय उनको कोई मुद्दा, उसको कंडेम करो इलेक्शन कमीशन को। अच्छा संजय जी, ये बताइए कि अब चुनाव होगा, आपका गठबंधन है, सीट शेयरिंग एक बड़ा सरदर्द लगता है, क्योंकि JDU की ओर से लगातार कहा जा रहा है भाई 110-112 सीटें JDU लड़ेगी, 243 में उसके बाद 130 बची। बीजेपी है, मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, चिराग पासवान हैं, तो ये इतने सारी आपके सहयोगी हैं, कैसे ये फॉर्मूला निकालेंगे? 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, आपको पता चला कैसे सीट बट गया, चुनाव लड़ लिए, अलायंस हो गया? हमको नहीं लगता किसी को आइडिया भी लगा होगा। उसी तरह ये बहुत पुराना अलायंस है, खास करके JDU BJP का बड़ा ट्रस्टेड अलायंस है, ये मैं बता देता हूँ। इसलिए तो बीच में झटके आते हैं। वो तो ठीक है, एब्रेशन है, मैं तो कह ही रहा हूँ, रहा है वो। लेकिन बिहार के बदलाव में दोनों पार्टी का एक लंबा एसोसिएशन रहा है। नीतीश कुमार जी आज भी जब बात होती है तो जब काम किए थे केंद्र में, उसको रिकॉल करते हैं जब मौका मिला था उनको। या बिहार में जब 2005 में बदलाव हुआ तो दोनों पार्टी साथ मिल करके बदलाव किए। तो इसलिए हम लोगों के सीट के इशू में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर्पस है बिहार का काम होना। पर जब नीतीश जी कहते हैं कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो उनकी बात पे कितना, क्योंकि खबरें वो भी आती रहती हैं कि आज इससे मिलिए, कल उससे मिलिए, विपक्ष की ओर से बयान अब भी आते रहते हैं कि नीतीश जी शायद चुनाव के बाद जो है कहीं और चले जाएं, कुछ हो इस तरह की बातें। बिल्कुल स्पष्ट है, हम लोगों का बहुत पुराना अलायंस है और बिल्कुल एक साथ हम लोग हैं, अभी भी सरकार चला रहे हैं और आगे भी हम लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे, बिहार में सरकार चलाएंगे। फिर एक दो एबरेशन हुआ, लेकिन उन्होंने बार बार चीज़ को स्पष्ट कर दिया। अच्छा, मैं कुछ ऑडियंस से सवाल लूंगा, उससे पहले एक बात, क्योंकि आप बीजेपी में भी रहे हैं और उसके बाद JDU में आए, आपका दिल ज़्यादा कहाँ लगता था?
नहीं, मैं तो जेडीयू में बिल्कुल हम लोग को इसलिए लगता है कि जिस नेता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग के जनरेशन में हम लोगों ने दोनों साइड देखा है। मैंने कहा मैं बिहार में तो जो था ही, जो बिहारी बाहर रहता था वो ज़्यादा अनुभव किया इस चीज़ को, तो हम लोगों ने वो फेज भी बिहार का देखा। तो ये अच्छा लगता है कि बिहार को एक लीडर मिला जो इतना बड़ा परसेप्शन, हम लोग को नहीं लगता था कि बिहार कभी सुधरेगा, सही बात, अपना बात भी कह रहा हूँ मैं, और उतना बड़ा चेंज कोई अमृत पी के तो कोई आया नहीं है। कभी तो नीतीश कुमार जी का भी इतिहास लिखा जाएगा, 25 साल के बाद, 50 साल के बाद लिखा जाएगा। ये जो बिहार का जो 20 साल रहा है या आगे का जो भी समय है, जो काम उनका रहा है, हम लोगों के लाइफ टाइम में बिहार में इतना बड़ा गोल्डन पीरियड ही आप कह सकते हैं बिहार के लिए। साधारण काम बिहार के लिए नहीं किया, उन्होंने कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया, नहीं भी कोई बोर्ड, अगर सड़क बनाए, बिजली दिए, कोई काम किए, यूनिवर्सल था, सबके इंटरेस्ट में। अगर लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव किया, सबसे बड़ा इशू था। ठीक है, वहां पर नहीं कर, तो नीतीश जी का बीजेपी के साथ जो कभी कभी थोड़ा बहुत दिखता है, उसमें एक बड़ा फैक्टर आता है। वो कहते हैं कि भाई नीतीश जी तो पूरी तरह सेकुलर हैं और बीजेपी में थोड़ा सा जो है वो कम्युनल एंगल लोग आरोप लगाते हैं। और आपके ऊपर है कि आपने वहां जाकर भी नीतीश जी को जो है थोड़ा बीजेपी के रंग में रंग दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वक्फ पर जो बहस हुई थी उसमें आपने संसद में कहा था कि मैं भी बैठक में था, आपकी पार्टी में बहुत उठापटक हुई वक्फ को लेकर, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, आपने कहा आप भी बैठक में थे नीतीश जी, और आपने सबने मिलकर समझाया कि वक्फ क्यों जरूरी है। जबकि फिर से कह रहा हूं आपकी पार्टी में कुछ लोगों का बड़ा विरोध था। ऐसा है कि सारा विचार मिलेगा तो एक ही पार्टी रहेगा, तो दो पार्टी क्यों होती है? विचार बहुत सारे इशूज पर हमारे विचार नहीं मिलते होंगे, लेकिन एक कॉमन ग्राउंड होता है जिस पे आप काम करते हैं, और यही अलायंस का पॉलिटिक्स है। लेकिन जहाँ तक वक्फ की बात है, वक्फ में आप ईमानदारी से बताइए कि वक्फ पे प्रॉपर्टी में जहाँ भी है, मैं तो बिहार को देखता हूँ कितने गरीब लोगों का फ़ायदा हुआ है। पर्पस तो वही नहीं था, वक्फ करने का मतलब है उसी कम्युनिटी की बात मैं कर रहा हूँ जिसके लिए वक्फ होता है, उसके लिए चैरिटी के काम के लिए दिया जाता है। हम लोग तो पटना में देखा है कहाँ मॉल बन गया, कहाँ बिल्डिंग बन गया। जब मिले लोग, मैं मुख्यमंत्री जी से, मैं भी साथ था वहाँ, उस कम्युनिटी के जो भी लीडर थे, और मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि जो भी मुद्दा है उसमें आपको जहां, ये पहली बार तो संशोधन वक्फ पे हुआ नहीं था, ये होता कि फर्स्ट, पहले भी संशोधन हुआ कि आपको जो लगता है कि ये सब पॉइंट इसमें ठीक नहीं है, लॉजिक के साथ आप दीजिए, हम लोग बिल्कुल सरकार में बात रखेंगे। उस जेपीसी में हमारे मेंबर हैं, वहां पे बात रखेंगे। कुछ उनके कंसर्न थे वो रखे और उसको सरकार ने एडजस्ट किया, आपने सपोर्ट किया, उसके कारण मुस्लिम वोट आपका नीतीश कुमार का कहीं जाएगा नहीं तो छिटकेगा। लोग ये कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम नाराजगी हो सकती है। वोट की बात मैं नहीं करता हूँ, मुस्लिम वोट की हिंदू वोट, हम लोग तो अपने काम पर आज तक जो वोट मांगने गए हैं, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये नैरेटिव नीतीश जी ने बदला बिहार में कि हम लोग अपने काम के बल पर वोट लिए आज तक, जात के बोल पर, धर्म के नाम पर। मैं फिर कह रहा हूं, जो नीतीश कुमार को नहीं भी वोट देते हैं उनसे भी बात कीजिएगा तो कहेंगे काम तो यही कर सकते हैं। चलिए, आपने कहा तो मैं कुछ ऑडियंस से ही बात कर लेता हूं। कुछ ऑडियंस से सवाल आएंगे। जी हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि हम सभी जानते हैं कि जो नीतीश कुमार हैं वो भी पूरी तरीके से बिहार में छाए हुए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार अगर जेडीयू अपने दम पर अधिक पार्टी पे वोट्स लेकर आती है, अपनी सीट कमाती है, तो वो बीजेपी के साथ छोड़ देगी? हम लोग तो बिल्कुल स्पष्ट है ना कि एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और एक साथ सरकार बनाएंगे हम लोग। उस तो बड़ा अलायंस में तो बड़ा स्पष्ट है ये चीज, अलायंस में तो स्पष्ट है। खैर बीजेपी भी कहती है, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई चर्चा है कि भाई बीजेपी अगर जेडीयू की सीटें कम आई तो बीजेपी चुनाव के बाद कोई उलटफेर कर सकती है। नहीं। 2020 में हम लोगों का 43 सीट्स था और बीजेपी का 74 सीट था, बड़ा गैप था ना। और नीतीश जी ने बिल्कुल ऑफर कर दिया बीजेपी के लीडरशिप को कि आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए। अच्छा, नीतीश जी ने कहा था बीजेपी को? अब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। उन्होंने ऑफर किया कि आपका ज्यादा सीट है, आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए और हम भी सरकार में हमारे लोग रहेंगे। बीजेपी ने कहा कि नहीं, क्योंकि आपके लीडरशिप में चुनाव हुआ है, मुख्यमंत्री आप ही रहेंगे। ये आप बड़ी बात, ये भी एक हिस्ट्री है ना। हाँ, ये भी एक हिस्ट्री है, लेकिन बड़ी बात है। जी, जब से मैंने होश संभाला मैंने नीतीश कुमार जी को ही देखा है। मैं 21 साल की हूँ। उससे पहले मैंने सुने हैं लालू यादव जी के चर्चे, जो भी जंगल राज था या जो भी था,
तो आप भी तो कहीं ना कहीं, नीतीश कुमार जी भी तो लालू यादव जी का बस एक एग्जाम्पल देके उसके पीछे छुप रहे हैं, क्योंकि हमारे बगल में एक एग्जाम्पल है कि देख लीजिए यूपी में योगी जी ने 10 साल में ही क्या से क्या कर दिखाया है। आपके पास भी तो 20 साल थे ना। 20 साल थे, 20 साल थे, और बुलडोजर तो मेरे ख्याल से बिहार में ऐसा है, पटना में भी ऐसा बुलडोजर है। हाँ, आपका सवाल आगे कई सवाल एक है। हाँ जी जी जी, हमें और सवाल है तो मैं- नहीं, अब आप पहले इनका जरिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात ऐसा उसके है बाद कि जिस दरभंगा की बात कर रही थी, 9 घंटा में हम लोग बस से या गाड़ी से पहुंचते थे। आज दरभंगा में एयरपोर्ट है, दरभंगा में फ्लाइट जाता है। अब ये चेंज नहीं दिखाई पड़ रहा है। दरभंगा फ्लाइट जाता है डेली इसी दिल्ली से। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि दरभंगा भी फ्लाइट जाएगा। पर वो लॉ एंड ऑर्डर को भी लेके लॉ एंड ऑर्डर तो इससे अच्छा कहीं है ही अभी नहीं। तो बहुत सारी घटनाएं हुई। मैं तो संजय बताया जी। आपको, हाँ, नोएडा में नहीं घटना होता है, दिल्ली में आप घटना नहीं होता है। नहीं ऐसे हॉस्पिटल में घुस के इस तरह से, अरे तो और दिन दहाड़े वो तो हाँ, पकड़ा गया ना सब। 48 आवर्स में पकड़ा गया जितने लोग थे उसमें। और आपसी राइवलरी थे दो ग्रुप की। ये क्राइम तो दुनिया में कहीं, आप अमेरिका में रोक सकते हैं क्या? कहां रोक सकते हैं मुझे बताइए। ठीक। अगर पुलिस ने नहीं पकड़ा क्रिमिनल को, नहीं कोई वो हुआ, अगर कोई पॉलिटिकल लोग संरक्षण दे रहा है, या मैंने बताया कि 20 साल क्या में पहले पॉलिटिकल संरक्षण होता था? आप 100% छुप, किसको नहीं पता है। यहां बैठ के बोलना, एक ग्राउंड पे चीजें जाके देखिए ना। 20 साल में मैंने बताया कि 20 साल में बिहार में बारिंग कहीं एक आध बार कहीं कर्फ्यू लगाना पड़ा हो तो लगाना पड़ा। बिहार जैसे इतना डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट में कहां क्राइम बिहार में बढ़ गया? लेकिन एक चीज जो युवा कह रहे हैं कि भाई अब भी उनको थोड़ा सा मन में हिचकिचाहट होती है बताया दो बिहार बात का। आपको हाँ, कि बिहार में जिस जगह की बात कर रहा है, आप गई थी, हम उसी दरभंगा में गई थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, मधुबनी गई थी और मुख्यमंत्री से आके मिली। अपने चीजों पर प्राइड भी करना चाहिए, कोई अच्छी बात है तो। और बोली कि बिहार के गांव का जो रोड देखा देश के किसी गांव से बेटर है। मैंने बताया कि दरभंगा में आज एम्स बन रहा है। कौन कल्पना करता कि दरभंगा में एम्स बनेगा? और स्टेट का नाम लेना अच्छी बात है, लेकिन अपने यहां भी कुछ अच्छा हो रहा है। आंख के सामने फ्लाइट जा रहा है डायरेक्ट मुंबई से, दिल्ली से, उसी दरभंगा की बात कर रहा हूं मैं। कौन कल्पना करता था आज से 10 साल पहले दरभंगा में फ्लाइट जाएगा? चलिए, बिहार बदल रहा है, ये दावा संजय जी कर रहे हैं, पर अंत में कितनी सीटें आप मान के चल रहे हैं कि नहीं, एक बात मैं ऐड करना, वो जी, इंपॉर्टेंट जी, बात है। जी। मजदूरी की बात होती है, पलायन की बात बिहार से होती है। एक उसका बहुत बड़ा कारण कांग्रेस सरकार रही। जब भी झारखंड और बिहार एक साथ था तो फ्रेट इक्वलाइजेशन था। पता नहीं आप लोग कितना, सारा मिनरल्स झारखंड में था, लेकिन इस बिहार को कोई उसका एडवांटेज नहीं मिला था। कि कुछ एडिशनल जो इंडस्ट्री लगता। लैंडलॉक्ड स्टेट, कुछ जानकारी, ये सभी फ्लड आता है नेपाल साइड से। अब चीजें बहुत कंटेन हुआ है, कंट्रोल हुआ है वहां पर। और मुझे ये 5 साल जो लगता है, अगला 5 साल जो बिहार का है, वो खास करके क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और बिहार में भी, वो एक बड़ा चेंज दिखाई पड़ेगा आपको। वो है इन्वेस्टमेंट में, ओके, इंडस्ट्री में। अभी आप मुजफ्फरपुर जाएंगे, बिहटा जाएंगे, वो प्रोसेस शुरू हो गया। लोगों को कॉन्फिडेंस भी नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर इशू था। ये एक बड़ा चेंज बिहार में दिखाई पड़ेगा कि अगले 5 साल में उद्योग के मामले में बिहार ठीक है। बहुत पर बेटर सीटें कितनी आप मान के चल? वो हम लोग कर लेंगे, उसके चिंता मत, कोई कर दिक्कत लेंगे। चलिए, ये कह रहे हैं कि चिंता नहीं है, हो जाएगा, और उसके बाद बिहार डेवलपमेंट के रास्ते पर और बढ़ेगा। ये संजय झा जी का दावा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आप हमारे बीच आए। जोरदार तालियों के साथ संजय जी हमारे बीच आए। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद,
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं हर पार्टी में जो कि खासम खास होते हैं, और अब वो खास कैसे बनते हैं उसका भी एक संघर्ष की भी कहानी होती है। कई बार कुछ ऐसी खूबियां भी होती हैं जिसकी वजह से खास बन जाते हैं, और कई बार मेहनत जो है वो भी रंग लाती है। अब आरजेडी की जब हम बात करते हैं तो माना तो ये जाता है, मतलब ये हम नहीं कह रहे, लेकिन विरोधियों की तरफ से ये माना जाता है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही परिवार का राज रहता है और वही रणनीति बनाते हैं, वही फैसले लेते हैं। लेकिन एक चेहरा आरजेडी में ऐसा भी है जो लालू यादव परिवार से नहीं है, लेकिन आज चर्चा में बहुत ज़्यादा है। राज्यसभा के सांसद हैं और माना जाता है कि तेजस्वी यादव उनके पीछे, यानी पर्दे के पीछे जो रणनीतियां बनती हैं उनके सलाहकार के तौर पर वो चेहरा इन्हीं का है। संजय यादव जी हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। इन्हीं से चर्चा करेंगे और जानेंगे बदली हुई राजनीति में आरजेडी आज कहां खड़ी है, इस चुनाव में चुनौती क्या है। लेकिन सबसे पहले जरा संजय जी के बारे में और उनके राजनीतिक सफर के बारे में ये वीडियो देखते हैं। मैं संजय यादव। संजय यादव राष्ट्रीय जनता दल के रणनीतिकारों में अहम चेहरा हैं और वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। बीते करीब एक दशक से संजय यादव राजद में सक्रिय हैं। 2020 में उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर पूरी चुनावी रणनीति का खाका तैयार किया। संजय यादव ने हर विधानसभा सीट के लिए अलग रणनीति बनाई, जिससे पार्टी को मजबूत आधार मिला। संजय यादव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य हैं और तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकारों में गिने जाते हैं। पार्टी के भीतर विधायकों और कार्यकर्ताओं पर भी उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो संजय जी, सफर आपका राजनीति में बहुत लंबा नहीं था, लेकिन लोग आप ही की पार्टी में ये भी बात करते हैं कि ऐसी कौन सी खूबी रही जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़ते हुए राज्यसभा में जाने का जो अवसर मिला वो आपको मिला। देखिए, ये सब निर्णय पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और संसदीय दल बोर्ड है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका अंतिम निर्णय होता है और उन्हीं को ही पार्टी अधिकृत करती है। और कम समय में 13-14 साल से हमने पार्टी के लिए एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम किया है। अभी भी हम एक छोटे से कार्यकर्ता ही हैं। अभी अपने आप को कार्यकर्ता ही समझते हैं और कार्यकर्ता की हैसियत से ही काम कर रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ता तो इतने सारे हैं, बहुत वृद्ध भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लेकिन उनमें से भी चुनकर, वही तो मैंने पूछा, आप ही चुने गए, इसका मतलब कुछ ऐसी खास खूबी होगी। अब इस खूबी है या नहीं है, मैंने कहा इसका मूल्यांकन तो पार्टी करती है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। और आप आते हैं हरियाणा से और बिहार में आपने अपने पैर जमा लिए। नहीं, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, प्रादेशिक जनता दल नहीं है। हरियाणा में क्या है राष्ट्रीय जनता दल का स्कोप? राष्ट्रीय जनता दल है हमारी, झारखंड में भी है, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, हिमाचल में भी है, सभी राज्यों में हमारी पार्टी की इकाई है। पश्चिम बंगाल में भी है, आसाम में भी है, दिल्ली में भी है, हर जगह चुनाव लड़ते हैं, हर जगह। और हमारी पार्टी एक समय राष्ट्रीय पार्टी भी रही है, 5 से अधिक राज्यों में हमारे माननीय विधायक भी रहे हैं। लेकिन आप सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं या रणनीतिकार के रूप में? कुछ तो बात है ना, तेजस्वी जी के सबसे खासम खास आप ही हैं आज की डेट में। नहीं, मैं एक सामान्य सा, मैंने पहले ही कहा, एक छोटा सा पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। जैसे असंख्य कार्यकर्ता हैं, सहयोगी हैं, साथी हैं पार्टी के,
उन्हीं में से एक हूँ, कोई अलग नहीं। अचानक से चर्चा में आए आम हैं हूँ, संजय खास यादव नहीं जी। हूँ, इतना जरूर है। अचानक से चर्चा में आए हैं आप संजय यादव जी। अब आपको भी पता होगा आजकल चर्चा में क्यों चल रहे हैं आप। चर्चा में तो आप लोग लेके आते हैं, मैं तो अपने आप को कभी नहीं लेके आया हूँ। अच्छा, तेज प्रताप यादव जी आजकल जिससे बात करते हैं सबसे पहले आप ही का नाम आता है उनकी जुबान पर। तेज प्रताप जी हमारे भाई हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो हमसे करते हैं। अच्छा, इस मोहब्बत को क्या नाम दें जिसमें जयचंद कहकर पुकारा जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। लगातार वो कह रहे हैं कि कुछ जयचंदों की वजह से मैं अपने ही परिवार से अलग हुआ, पार्टी से अलग हुआ, और जब उनसे नाम पूछे जाते हैं तो उनमें से कुछ आपके नाम भी सामने आते हैं। मैं अभी सामने देख रहा हूँ डीडी डायलॉग का कार्यक्रम बात बिहार की, तो जो बिहार है 20 वर्षों से वहाँ एनडीए की सरकार है और 11 वर्षों से केंद्र में सरकार है, मतलब डबल इंजन सरकार है। तो ये डबल इंजन सरकार में हम बात, और हमारे नेता तेजस्वी जी हमेशा मुद्दों की बात करते हैं। बिहार के मुद्दे क्या हैं? गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन। जो और वो मुद्दों की बात क्यों करते हैं, उसके बैकग्राउंड में जाने की आवश्यकता है। नीति आयोग के सतत विकास के लक्ष्य और विकास के तमाम सूचकांकों में बिहार सबसे पीछे है। देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार के लोगों की है। मतलब बिहार की जो औसत प्रति व्यक्ति आय है और जो देश की औसत प्रति व्यक्ति आय है उसमें 3 गुना का डिफरेंस है। देश की औसत प्रति व्यक्ति आय का केवल 30% ही एक बिहारी की आय है। प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम देश में बिहार का है। प्रति व्यक्ति किसानों की आय देश में सबसे कम बिहार के किसानों की है। देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है, 20 साल से वहाँ एनडीए की सरकार है। देश में स्कूलों में सबसे अधिक ड्रॉप आउट रेट बिहार का है। देश में जितने भी हमारे हेल्थ पैरामीटर्स हैं, चाहे वो नेशनल हेल्थ मिशन का हो, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन हो, WHO का हो, उन सब पैमानों में बिहार सबसे फिसड्डी है। बिहार में 30,000 लोगों पे एक सरकारी डॉक्टर है। स्वास्थ्य कर्मी सबसे कम आबादी के अनुसार हम देखें बिहार में है। बिहार में 534 प्रखंड है, उसमें से 398 प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है। बिहार सबसे युवा प्रदेश है देश का। 18 वर्ष से लेके 25 वर्ष की आयु वर्ग में की जो आबादी है बिहार की वो 58% है। अगर 35% की बात करें तो वो 62-63% से अधिक है। आपने बात घुमा और उस नहीं, ये चूंकि बात बिहार की है इसलिए मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। उस 58 बिहार में एक लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है सबसे बड़ा परिवार, और परिवारवाद बीजेपी जेडीयू के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है हर चुनाव में। इस चुनाव में भी वो परिवारवाद की बात कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं, उनको पार्टी से निकाला गया, परिवार से निकाला गया। अगर वो अपनी एक अलग पार्टी की बात कर रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, आरजेडी की पोले खोल रहे हैं, तो ये बात बिहार की नहीं है। बिहार में 2 मुख्य गठबंधन है, एक इंडिया ब्लॉक का, उसमें भी अभी 6 पार्टियां हैं, एक एनडीए का, उसमें भी अभी 5 पार्टियां हैं। और आपने बात की परिवारवाद की, चिराग पासवान जी की पार्टी क्या है, जितन राम मांझी जी की पार्टी क्या है, उनके 4 विधायक है, उनमें एक उनकी समधन है, एक में उनकी पुत्र वधू है, एक उनका बेटा है, एक स्वयं है। अभी वो भी आएंगे, उनसे भी पूछ लेंगे। वही कह रहे हैं। चिराग जी अपने हैं, एक उनके जीजा सांसद है, एक उनके जीजा अभी आयोग के मेंबर बने हैं। परिवारवाद की बात है तो मैं बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, 50% कैबिनेट वहाँ परिवारवादी, और नीतीश जी के 43 विधायक है, उसमें भी 50% परिवारवादी। जरूरी नहीं है कि अगर आरजेडी सत्ता में आई तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हो सकता है संजय यादव बन जाए। आपको बताएं, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। तेजस्वी यादव कोई पैरासूट से नहीं जाते, वो लोगों के बीच में जाते हैं। 3 लाख मतदाताओं के बीच में जाते हैं, मतदाताओं के पास
अलग गठबंधन भी होता है, प्रत्याशी भी होता है, वो जाते हैं और चुन के आते हैं। वो 2 बार 10 साल से विधायक हैं तो वो चुन के आए हैं। तेज प्रताप जी भी अगर विधायक 2 जगह से 2 चुनाव जीते हैं, दोनों अलग अलग जगह से सारे लोग जीते हैं। चुन के ही आते हैं। हाँ, नहीं, बहुत सारे तो सांसद अलग से बन के भी आ जाते हैं या एमएलसी बनते हैं। अब सम्राट चौधरी जैसे एमएलसी है, राज्यसभा में भी जो लोग आते हैं वो चौधरी- चुनकर नहीं आते, उनको भेजा जाता है। नहीं, विधायक चुन के भेजते हैं। विधायकों को जनता चुनती बिल्कुल, है। बिल्कुल, हाँ। हम मनोनीत नहीं है, हम मनोनीत नहीं है, इलेक्टेड है। वी आर नॉट सिलेक्टेड, वी आर इलेक्टेड। तो हम चुन के आए हैं। 42 विधायकों ने हमें चुना है और उन 42 विधायकों को 1 करोड़ से अधिक लोगों ने चुना है। और 42 विधायकों को पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहता है कि ये हमारे कैंडिडेट होंगे, इनको हमें राज्यसभा भेजना है, इनको चुना जाएगा। तो वो आप थोड़ा सा, क्योंकि सबको बताना ही जरूरी है कि कैसे राज्यसभा में पहुंचते हैं। आप इस तरह से मत बताइए कि चुनकर वोट डालकर जनता के बीच जाकर आते हैं। लेकिन विधायक को भी तो पार्टी देती है। विधायक कौन सा अपने से सिंबल लेके जाता है? बिल्कुल, विधायकों को कहा जाता है। लेकिन चलिए आगे बढ़िए ना, ये तो आपका कोई मुद्दा नहीं है, राज्यसभा में सभी लोग जाते हैं। लेकिन मैं तो ये जानना चाहती हूँ, तेज प्रताप यादव अगर पार्टी की अंदरूनी गतिविधियों के बारे में खुलकर बोल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वहाँ महिलाओं का कैसे अपमान किया जाता था, किस तरह से वहां पर सुनवाई नहीं होती थी, ऐसा सब होता है क्या सच में? क्योंकि उनसे ज्यादा बेहतरी से कौन बता पाएगा? सबसे अधिक महिला विधायक राष्ट्रीय जनता दल की हैं। हमारी मेन विंग में जिला अध्यक्ष, महिला विंग की बात नहीं कर रहा हूं, मेन विंग में सबसे अधिक जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल की हैं। आपकी पार्टी में क्या होता है? हमारी पार्टी में संघर्ष होता है, गरीब की आवाज उठाते हैं, बेरोजगारों के लिए लड़ते हैं। हमारी पार्टी देश की सबसे ऐसी देश की प्रथम पार्टी है जिसने संगठन में भी आरक्षण लागू कर रखा है। मतलब आबादी के अनुसार जितनी बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या है उसके अनुपात में हमारी पार्टी में जिला अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं। उसी अनुपात में अति पिछड़ा वर्ग के हैं और अन्य वर्गों के। देश में किसी पार्टी में नहीं है। थोड़ा सा आंकड़ों पर ही बात करें। बिल्कुल। 1990 और 2005, हाँ, इसके बीच में आरजेडी की सरकार में 29,000 किलोमीटर तक सीमित सड़कों का निर्माण होता था, जिसमें कि ग्रामीण सड़कों की हालत जो है वो सबके सामने थी। अब 2005 से 2020 की बात करें तो 1.25 लाख किलोमीटर सड़कें बनी हैं PMGSY के तहत, जिसमें जेडीयू बीजेपी की सरकार है। 2005 तक 22% गांवों में ही बिजली आती थी और अब 100%, मतलब 100% गांव विद्युतीकरण के साथ जुड़ गए हैं। अब इन दोनों पर ही डेटा बता दीजिए, क्योंकि बात होती है ना आरजेडी के समय में क्या था। आपने बहुत वाजिब प्रश्न पूछा है। नहीं, मैंने तो डेटा बताया, मैं आपसे जवाब जा रहा हूं। मैं डेटा का ही जवाब दे रहा हूं। हाँ। 1990 में देश में ग्रामीण सड़कें थी, उस अनुपात में बिहार में क्या थी? 1990 में देश की प्रति व्यक्ति आय क्या थी और बिहार की क्या थी? मैं आपको बता दूं, 1961 में भी बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम थी, 1985 में भी सबसे कम थी, 1990 में भी सबसे कम थी, 2005 में भी सबसे कम थी और आज 2025 में बैठे हैं तो भी देश में सबसे कम है। इन दो चीजों पर नहीं पता। बिजली और सड़क। मैं सड़क पे भी आ रहा हूं। फिर आते हैं 2004 में, जब आदरणीय लालू प्रसाद जी, जब राष्ट्रीय जनता दल देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और हमारी दिल्ली में भागीदारी हुई, तो हमारे 24 सांसद थे। 2004 से लेके 2009, 2005 में हमारी सरकार चली गई, वहां नीतीश जी मुख्यमंत्री बने अक्टूबर 2005 में। तो उस 2004 से 2009 के बीच बिहार को 2 लाख करोड़ रुपए का सहायता राशि पैकेज लालू जी ने बिहार को दिलाया, जिसमें 1 लाख से अधिक किलोमीटर ग्रामीण सड़कें, ठीक है, जो कि एनडीए की सरकार में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में नहीं बनी थी, वो बनी। और उस वक्त ग्रामीण विकास मंत्री आरजेडी के स्वर्गीय रघुवंश बाबू थे। मनरेगा में वो 1 लाख किलोमीटर सड़कें जिनका आप जिक्र कर रही हैं वो रघुवंश बाबू के बनी। उसी में मैंने कहा वो 26,000 किलोमीटर 2004 से 9 के बीच जो बनी, नहीं वो जो बनी उनका इनके 15 साल में जर्जर में होगी थी, वो भी 17 महीने में आके तेजस्वी जी ने ठीक कराया। एक तो वो हो गया। इसका मतलब बिहार एक चीज और कहूंगा, डबल इंजन चाहिए। सामान्य ज्ञान की जानकारी नहीं, कहने का मतलब ये है ना। नहीं, सामान्य ज्ञान के लिए बता रहा हूं। 2004 से पहले क्या होता था, कोई भी राज्य
किसी भी लैंडिंग एजेंसी से या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से डायरेक्टली पैसा उधार नहीं ले सकता था। जब हम ये बात करते हैं तो बात करनी चाहिए कि 2005 में जब 1990 में लालू प्रसाद जी को बिहार मिला था, उस वक्त बिहार का 1800 करोड़ का कुल बजट था। 2005 में जब उन्होंने बिहार एनडीए के हाथ में सौंपा, उस वक्त 28,000 करोड़ का था। बजट का आकार 9.5 गुना बढ़ा। और अभी भी 2005 से लेकर 2025 में हम बैठे हैं, बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ है, वो 9.5-10 गुना आकार बढ़ा है। तो वही तो इन्होंने कोई अलग से नहीं किया। नहीं, एक मिनट, जो मैं कह रहा हूं, लगता है कि डबल इंजन ही चाहिए इसका मतलब बिहार को, क्योंकि अगर केंद्र सरकार मदद ही नहीं करेगी तो फिर वही एक्सक्यूज आ जाएंगे। सिंगल इंजन में लालू जी ने 2 लाख करोड़ 5 साल में दिलाया। सिंगल इंजन में लालू जी ने बिहार को 2 लाख करोड़ 5 साल में दिया। हमारे वहां सिंगल इंजन था, वह तो एनडीए की सरकार थी ना, लेकिन लालू जी यहां थे। वो क्यों दिया, उसके लिए समझने की आवश्यकता है। लालू जी सकारात्मक राजनीति करते हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि एनडीए की सरकार है, क्योंकि 1990 से लेकर 2005 तक हमेशा उनकी कोई भी फेवरेबल सरकार नहीं रही। 96 से लेकर 98 जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, तो उस वक्त देवगौड़ा जी और इंद्र कुमार जी गुजराल जी प्रधानमंत्री थे। आपको जो बड़े प्रोजेक्ट थे वो लालू जी ने किए। एक्सक्यूजेस में पड़ती है। नहीं, एक्सक्यूज नहीं, जनता ये सामान्य ज्ञान की जानकारी है कि इसलिए मैं बता रहा हूँ, जनता के लिए बता रहा हूँ कि 2004 से पहले राज्य किसी भी, अब तो राज्य सरकार वर्ल्ड बैंक से सीधा उधार ले सकती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले सकती है, जायका से ले सकती है, ब्रिक्स से ले सकती है, नाबार्ड से ले सकती है। तो वो लालू जी ने ही यूपीए सरकार में आके हटवाया। और प्रति व्यक्ति कर्ज कितना था लालू जी ने जब बिहार छोड़ा, और आज प्रति व्यक्ति कर्ज क्या है बिहार पे? आज आपको पता है बिहार सरकार प्रतिदिन 66 करोड़ रुपए कर्ज का देती है। लालू जी के तो टाइम नहीं था। तो जब हम बात करते हैं, कोई भी तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं, तो इन सब चीजों पे होना चाहिए कि उस वक्त क्या था। बिल्कुल होना चाहिए। तो और ये तो सड़कों का और आपने बिजली की बात और की, सड़क की तो मैंने कह ली, अब बिजली की बात की। बिजली में जब आदरणीय सुशील शिंदे जी मंत्री रहे, उस वक्त उस योजना का नाम था राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना। उस वक्त बिहार में सबसे अधिक बिजली का उत्पादन भी दिया। इस एनडीए सरकार ने तो क्या किया, जो एनटीपीसी अपने स्टेट गवर्नमेंट के थे ना, वो प्लांट भी बंद कर दिए। आपको जान के हैरानी होगी, बिहार जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन बिहार सरकार की अपनी कोई उत्पादन इकाई नहीं है, वो खरीदती है। ठीक है। अब बात आपने बिजली की, फिर मैं ऑडियंस के लिए बता रहा हूं, बिहार की प्रति व्यक्ति खपत बिजली की बिहार की देश में सबसे कम है। क्यों है? और जो बढ़ी भी वो 2004 से लेकर 2014 के दौर में आज 100% है ना विद्युतीकरण। प्रति व्यक्ति जो बिजली की खपत है। अच्छा, खाली बिहार ही क्यों, उस वक्त में देश का, अरे सर बात बिहार की कर रहे हैं हम। हाँ, बात बिहार की कर रहे हैं, इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूं ना, कि देश में 2005 में जो अन्य विकसित राज्य थे, वहां भी 8 घंटे बिजली आती थी। ठीक है, चलिए मैं आपकी बात समझ गई। लेकिन व्यक्ति बिजली की खपत कम है। तो एक वो मुद्दा जिसकी वजह से संजय यादव जी की पार्टी की छवि को पूरे देश में, पूरे विश्व में जिसकी बात की जाती है, हम जरा अब उसी मुद्दे पर आते हैं, जंगल राज। अब बिहार हैज बिकम अ लॉलेस स्टेट। मैं सिर्फ कोर्ट की टिप्पणियां पढ़ूंगी, आप बताइएगा ऐसा क्यों कहा कोर्ट ने। बिहार में शासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, यह अब एक कानून विहीन राज्य बन गया है। 2004 में व्यापारी के अपहरण और हत्या के मामले में, फिर बच्चों के अपहरण और फिरौती के मामले में 2005 में, फिर कोर्ट ने कहा सरकार और पुलिस प्रशासन की हालत आईसीयू में भर्ती मरीज जैसी हो गई है और पूरा शासन वेंटिलेटर पर है। फिर एक और टिप्पणी करते हैं मुजफ्फरपुर के व्यवसायी अपहरण कांड को लेकर। अदालत ने कहा राज्य में कानून का राज खत्म हो चुका है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। ऐसी मेरे पास अभी 7-8 और टिप्पणियां हैं जो कि कोर्ट की तरफ से कहा गया, और उसी में अंत में फिर एक और टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि बिहार अराजकता और जंगल राज की ओर खिसक रहा है। यदि केंद्र ने हस्तक्षेप नहीं किया और नहीं करता तो स्थिति और भयावह हो जाती। आपने 7-8 टिप्पणियां बता दीजिए, इससे इमेज क्या बनेगी? आपने कोर्ट की 7-8 टिप्पणियां पढ़ी हैं? अभी मैंने पूरी पढ़ी नहीं, बहुत लंबी है। मेरे मुंह जबानी ऐसी 70-80 टिप्पणियां याद हैं जो एनडीए के सरकार के प्रति कोर्ट ने कही हैं। एक ही का जिक्र करूं, आपने मुजफ्फरपुर के व्यवसायी का जिक्र किया। मुजफ्फरपुर में 2017 में बालिका गृह कांड हुआ, जहां 30 से अधिक हमारी नाबालिग बेटियों और बच्चियों के साथ ऐसा सामूहिक दुष्कर्म हुआ जिसका हम बखान नहीं कर सकते। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के बारे में कहा कि
इनह्यूमन, हाईली इनसेंसिटिव और ऐसी ऐसी टिप्पणी की कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता। सरकार की, और इट लुक्स लाइक देयर इज, होता ना कि एक तो बैड गवर्नेंस होती है, गुड गवर्नेंस, इट सीम्स लाइक देयर इज नो गवर्नेंस एट ऑल इन बिहार। ऐसी ऐसी टिप्पणियां हुई हैं। अभी भी आपने देखा व्यवसायी की हत्या हो रही है, घर में घुस के मार रहे हैं। अब आंकड़ों की वो हुई धारणा नहीं, ये तो कोर्ट की टिप्पणियां हैं। हाँ, उसी पे मारो। कोर्ट की टिप्पणियां, कोर्ट की टिप्पणियां बताए ना, ऐसी 70-80 हैं। विपक्ष की धारणा हो ऐसी 70-80 टिप्पणियां। 1990 से लेकर 2005, जब बिहार झारखंड एक था, जब 54 जिले थे, इनसे तो 38 जिले नहीं संभाले जा रहे। तो कोई भी लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलता ना। कोई कह देगा कि ये है तो वो नहीं होगा ना। तो मतलब कोई जंगल राज नहीं था, जंगल राज नहीं। अगर होता, देखिए लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। सच्चाई यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ तो आदमी जानेगा नहीं कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार की सच्चाई, रात के 12 बजे लड़की अकेले सड़क पर घूम पाती थी उस वक्त? क्यों नहीं घूम पाती थी? स्कूटी चलाकर। अभी थोड़ी देर पहले स्कूटी नहीं, स्कूटर होता था। हाँ, स्कूटर चलाती थी। स्कूटी होती नहीं थी। अब स्कूटर और स्कूटी में इतना क्या नहीं फर्क है, लेकिन रात के 12 बजे चल पाती थी लड़कियां। स्कूटर कम चलाती थी ना, स्कूटर ज्यादा चलाती हैं। हाँ। और उस टाइम पर, सर उस टाइम पर कैपिटा क्या थी? पर कैपिटा की बात नहीं है, प्रति व्यक्ति। मैं जानना चाहती हूँ रात के 12 बजे क्या बिहार में पटना जैसी जगह पर भी आपके शासन काल में लड़कियां आराम से घूम पाती थी, निकल पाती थी? बिल्कुल घूम पाती थी। अच्छा, पढ़ती भी थी। यहाँ दिल्ली में जितने एंकर हैं या टीवी स्टूडियोज में IAS IPS हैं या जो महिलाएं हैं, उस वक्त वही ना पढ़ी हैं, पटना में ही, पटना में ना निकली हैं, और कहीं बाहर थोड़ी पढ़ी हैं। पढ़ने के लिए तो दिन में जाना पड़ता था। मैं रात को 12 बजे की बात कर रही हूँ। ये आप आंकड़ों से बताएंगे ना। मैंने कहा अपहरण अब ज्यादा हुए हैं ना, अपहरण अब ज्यादा हुए हैं ना, तो हम लिखतम के सामने बकदम नहीं चलती। चलिए, ये आपका डेटा है। पहले मैं जरा एक दो सवाल ले लेती हूँ, उसके बाद। अभी तक की चर्चा में जो मैंने सुना कि मेरे को पता चला कि आप तेजस्वी यादव के बहुत अच्छे मित्र हैं और खास साथी भी उनके। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो SIR की अभी रिपोर्ट आई थी, उसका तेजस्वी यादव ने पूरी तरीके से बाइकआउट करने की बात की है। उन्होंने कहा कि जो SIR रिपोर्ट आई उसमें तकरीबन 32 लाख जो वोटर्स है वो काटे गए हैं, जिसकी वजह से हम चुनाव को जो इलेक्शन है उसका बाइकआउट करेंगे। तो वो क्या सोचते हैं कि जनता उनकी तरफ नहीं आना चाहती इसलिए वो बाइकआउट करना चाहता है, फिर कुछ और कारण रहा उसके पीछे? SIR की एक्सरसाइज का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया 25 जून को, ठीक है। हाँ, और उन्होंने कहा 25 जुलाई तक हम इस पूरी प्रक्रिया को समाप्त करेंगे। इसमें ये पूरी प्रक्रिया करते हैं BLOs। तो बिहार में जब ये SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तो 77,895 बूथ थे। उसमें से आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फिर 30 जुलाई से तो BLOs की इलेक्शन कमीशन ने ट्रेनिंग रख रखी थी। 4-5 दिन तो उनकी ट्रेनिंग में चले गए। हम मान लें कि 1 जुलाई से वो प्रक्रिया शुरू की। उस 73,895 बूथ में से 20,000 से अधिक ऐसे बूथ थे कि इस 20 दिन से अधिक ये प्रक्रिया चली, उन बूथों पे BLO नहीं थे। नंबर 1, जब उन बूथ पे BLO नहीं है तो किसी के घर, मान लो आपके घर, गहन पुनरीक्षण होना है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना है, तो आपके घर BLO जाएगा, वो पता करेगा कि आपके घर में कितने मतदाता हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स लेगा। लेकिन आपकी जानकारी, उन्होंने ये बात क्यों की? क्योंकि 1% मतदाताओं के पास भी 7 करोड़ 90 लाख के आसपास मतदाता थे बिहार में, उसमें से 1% के पास भी BLOs फिजिकली नहीं गए वेरीफाई करने। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के सबसे अधिक BLAs हैं, बूथ लेवल एजेंट्स, 52,000 समथिंग, हमारे हैं 48,000 समथिंग। तो सबका आजकल ऑनलाइन, आपको पता है टेक्नोलॉजी का जमाना है, व्हाट्सएप पे फ़ोन कॉल है, कॉल सेंटर्स हैं, पता करते हैं कोई कहीं नहीं गया BLOs। आपने मीडिया में भी विजुअल सब देखे होंगे। अब वो कोई गया नहीं। इलेक्शन कमीशन का अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि आप एक मतदाता के घर पे 3 बार विजिट करेंगे, वो मिले या ना मिले। तो उनका भौतिक सत्यापन हुआ नहीं 1% का भी। अगर BLO हम मान लेते हैं कि सब जगह गए, बिहार में 2 करोड़ 97 लाख परिवार हैं, उन 2 करोड़ 97 लाख परिवारों के घर गए, मान लो आपके घर में 5 वोट हैं, गए, तो चुनाव आयोग की SOP है कि अगर मैंने आपसे फॉर्म लिया है, इन्यूमरेशन फॉर्म लिया है, गणना प्रपत्र, तो मैं आपको BLO, मैं अगर BLO तो आपको 2 फॉर्म दूंगा, एक फॉर्म भर के आप मेरे को देंगे, एक मैं आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीट दूंगा, जिसको पावती बोलते हैं। वो पूरे बिहार में 1% मतदाताओं को भी BLOs ने वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं दी है। तो उसमें विसंगतियां हैं, धांधली है, हेराफेरी है। तो हम बार बार ये, हम इस SIR प्रक्रिया के विरोध में नहीं है,
ठीक है। हमारा ये था कि ये पारदर्शी तरीके से, और 8 करोड़ लोग जो हैं, 2 करोड़ 97 लाख परिवारों में आप जाएंगे तो उसमें तो जो उनके बीएलओज हैं, नंबर ऑफ बीएलओज वो जा ही नहीं सकते। जैसे मैंने कहा 20 दिन तो 20,000 से अधिक बूथों पे बीएलओज ही नहीं थे, तो फिर इन्होंने कहा कि हमारे 1 लाख वॉलंटियर्स हैं, फिर उन्होंने बढ़ा के 4 लाख वॉलंटियर्स किया। तो हमने कहा भाई आपके वॉलंटियर्स हैं तो उनकी सूची सार्वजनिक करो कि कौन वॉलंटियर्स हैं, हम भी जाने। वो चुनाव आयोग ने आज तक नहीं की। तो दिल्ली में चुनाव आयोग से सब विपक्षी दल मिले, पटना में हम मिलने, स्वयं मैं उस बैठक में था। हमारी कुछ शंकाएं थी, चिंताएं थी, शिकायतें थी, सुझाव था। हमने चुनाव आयोग से कहा, उन्होंने एक भी हमारी उस चिंता को, शिकायत को या सुझाव को कंसिडर नहीं किया। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमने कहा वो ऑप्शन हम एक्सप्लोर करेंगे। फिर आखिर में हम लोग कोर्ट में चले गए। जैसे कोर्ट में डेट लगी, आज चुनाव आयोग ने कह दिया कि आज 30% आ गए, अगले दिन का आज 46% आ गए। वो विजुअल्स भी देखे होंगे, बीएलओज को फिर एक जगह बिठा दिया। वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से पुराने जो वोटर लिस्ट थी वो डाउनलोड की और अपलोड कर दी। नहीं, एक जानकारी के लिए बता दूं कि रेगुलर समरी रिवीजन हमेशा चलता है। तो अक्टूबर 24 सितंबर से शुरू हुआ और 7 जनवरी तक चला। उसमें चुनाव आयोग ने 4.5 लाख लोग वोट काटे, जिसमें लोग मर जाते हैं, कुछ लोग शिफ्ट कर जाते हैं। वो 7 जनवरी को लेटेस्ट वोटर लिस्ट अपडेट हुई। अब 24 जून तक, इस 5 महीने में आप कह रहे हैं कि 70 लाख वोटर ही नहीं थे, जिसमें से 35 लाख लोग मर गए। तो जनवरी में तो आप 4.5 लाख थे, आपने लेटेस्ट अपडेट किया था। हम मान भी लेते हैं आपकी बात चुनाव आयोग की कि 35 लाख लोग मर गए, हमें उस पर भी ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन 35 लाख लोग आपने ये मानना कि मर गए, तो उसका आपने आधार क्या? बिहार का बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार होता है जो सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। आजकल बच्चा पैदा होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट बन जाती है, ऐसे कोई डेथ किसी की होती है तो डेथ सर्टिफिकेट तो कंपलसरी है। हाँ, ये तो सब आप लोगों ने जाकर बता ही दिया। इतनी डेथ हुई नहीं है, तो आपने कैसे मानना कि इतने लोग मर गए? ठीक है। तो वो सोचिए, आप सार्वजनिक कीजिए। आप कह रहे हैं शिफ्ट कर गए, आप मान लो बिहार से हैं, 1 साल से आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो उसमें भी रहता है कि बीएलओ 3 बार आपके घर जाएगा, आप नहीं भी मिले तो कोई घर पे गया ही नहीं, तो आप कैसे मान रहे हैं कि शिफ्ट किए हैं? किस आधार पे आप मान? लेकिन संजय जी, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं। चुनाव आयोग तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंट है। भरोसा है तभी तो हम उनसे सवाल कर रहे हैं ना। तो लेकिन अच्छा, हम पॉलिटिकल पार्टी है ना, वी आर ऑल्सो ए पार्टनर ऑफ इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल, हम उनके एक साझेदार है, भागीदार तो है। क्या जैसे राहुल गांधी अगर मेरी शंकाएं हैं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे घर में 5 वोटर हैं, हारने और जीतने के बाद दिखा देंगे कि मेरा भाई मर गया है, ऐसे थोड़ी दिखा देगा। इस बात बिहार के चुनाव ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं हारने के बाद, क्या बिहार में जो भी नतीजे आएंगे उसको स्वीकार करेंगे आप? ईवीएम को दोष नहीं ठहराएंगे? नहीं, उससे पहले तो जो अभी मतदाता सूची आएगी, जिसमें 25 जून तक 7 करोड़ 90 लाख वोटर थे, जिसमें से इन्होंने 70 लाख छांट दिए हैं। देखिए, हम भी सिस्टम में रहे हैं। पहले से लोगों ने कहा कि देखिए चुनाव आयोग का टारगेट है 10 से 15% वोट काटेंगे, वो एक टारगेटेड टास्क है। तो वो वोट आप ही के होंगे, क्या पता बीजेपी के भी हो सकते हैं, जेडीयू के भी हो सकते हैं। कल आएगी तो हम देखेंगे ना। मैंने कहा ना, आजकल तो सॉफ्टवेयर है। और वैसे भी वो 7 जनवरी वाली भी सूची हमारे पास है। ये भी है, तो पता नहीं होता ना कौन किसको दे रहा है। चलते चलते मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगी, युवा जनसंख्या, हमारे बीच में इतने युवा बैठे हैं, राहुल गांधी नेशनल लेवल पर सबसे बड़े युवा नेता हैं या तेजस्वी यादव? क्योंकि आपकी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, आपने कहा। हाँ, हमारी पार्टी। कौन सबसे बड़ा युवा नेता? हमारी पार्टी अभी क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय नहीं है, नाम में राष्ट्रीय है। अरे सर बताइए ना। हाँ। और देश भर में राहुल गांधी हैं, और बिहार में, झारखंड में, उत्तर भारत में वहाँ तेजस्वी जी हैं। स्वाभाविक सी बात है दोनों, क्योंकि हमारा चिराग पासवान कांग्रेस का नेशनल फुटप्रिंट है, हर गली मोहल्ले में नेशनली पुरानी मूवमेंट की पार्टी, आजादी की पार्टी है, तो इसमें स्वाभाविक है। ठीक है। और मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे अगर आपकी सरकार? डेफिनेटली, नो इफ एंड बट। बहुत बहुत शुक्रिया संजय यादव जी हमसे बातचीत करने के लिए। और जाहिर तौर पर बात बिहार की, लेकिन क्योंकि आप राज्यसभा से आते हैं और तमाम बातें आपने बेबाक तरीके से की, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH
LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मुरली जी के फादर का कैंसर का इलाज 3 साल चला। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनके इलाज का 1 करोड़ का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। नमस्कार। बिहार चुनाव की बात है और ऐसा लग रहा है कि बाहर की भी बात है, क्योंकि एक तरफ स्लोगन था बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। अब इस बार अभी तक ऐसा कोई स्लोगन तो नहीं आया है, लेकिन एक चेहरा है जिनकी रैलियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सस्पेंस भी बना हुआ है कि ये जो लोग आ रहे हैं ये किस उम्मीद से आ रहे हैं। क्या वो उनमें एक नया चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि ये भी बस बहुत चल रही है बिहार में। और एनडीए की भी बात हो रही है कि एनडीए में क्या सभी सहयोगी जो हैं वो एकजुट हैं, क्योंकि बीच बीच में जो चेहरा हमारे साथ है ना वो ऐसे ऐसे फिलर्स भी दे देते हैं कि बयानों में सस्पेंस भी होता है और चर्चा भी होती है कि आखिर इसके पीछे की स्टोरी क्या है। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ है जिनको सभी लोग सुनना चाहते हैं। केंद्र में मंत्री और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, बेहद ही स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। हम आपसे इंटरव्यू की शुरुआत करें। हम जरा एक रील देखते हैं जिसमें आपके राजनीतिक सफर के बारे में हम थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहेंगे। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चिराग पासवान आज भारतीय राजनीति में एक युवा और प्रभावशाली चेहरा है। इन्होंने न केवल अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया, बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नए स्वरूप को स्थापित कर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति भी दर्ज कराई। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को दिल्ली में हुआ। कॉलेज से निकलने के बाद चिराग ने बॉलीवुड का रुख किया। 2014 में जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत हासिल की। 2019 में इसी सीट से दोबारा जीत दर्ज की। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने पिता की पुश्तैनी सीट हाजीपुर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की और मोदी 3.0 सरकार की कैबिनेट में शामिल हुए। वर्तमान में चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो आपका राजनीतिक सफर काफी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश हमने की है, लेकिन जाहिर तौर पर इसके पीछे एक संघर्ष भी है, क्योंकि लोग तो सिर्फ चिराग पासवान को उनके परिवार के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन वो दिन भी हैं जब आपने संघर्ष किया। संघर्ष रहा है और मैं मानता हूं कि मैं उन खुश नसीबों में से हूं जिसको संघर्ष करने का मौका मिला। हम जैसे, और जब मैं हम जैसों का जिक्र करता हूं तो मैं नेपो किड्स की मैं बात करता हूं, जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई इनको जस्ट बाय द वर्च्यू दैट यू बीन बोर्न इनटू अ पर्टिकुलर फैमिली आपको सब परोसा हुआ मिल जाता है प्लेट के ऊपर, एंड विच इज़ ट्रू ऑल्सो। मैं बिल्कुल भी कतई मैं इससे शाये हुए नहीं करूँगा। चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं और होता क्या है कि जब आप उसी राह पे आप चलते रहते हैं तो आपकी काबिलियत को कभी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है। वो हमेशा इसलिए मिलती है कि आप उस परिवार से आते हैं। बट मेरे जैसे बहुत कम ऐसे खुशनसीब नेपो किड्स होते हैं जिनको इस परिवार में पलने बढ़ने के बावजूद एक ऐसा समय उनके जीवन में आता है जब उनसे सब छीन लिया जाता है। एंड व्हेन आई से दिस कि सब छीन लिया जाता है, लिटरली सब छीन लिया जाता है। मतलब इसीलिए मैंने संघर्ष कहा। आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। मतलब मेरे पिता की बनाई हुई पार्टी से ही मुझे निकाल दिया गया
घर परिवार जो टूटा वो अलग, ऐसे में एक नए नाम से पार्टी की शुरुआत करना रही। मुझे आई डिडंट इवन नो कि पार्टी को बनाया कैसे जाता है, मुझे ये तक भी नहीं पता था। वहाँ से मैंने इन चीज़ों को दोबारा अर्जित करना मैंने शुरू किया और मुझे खुशी है कि इन 3 साल के संघर्ष के दौरान 13 जून 2021 को मेरी पार्टी टूटी थी और उस दिन ये वादा मैंने अपनी माँ से किया था, क्योंकि उनको मैंने पहली बार चिंतित विचलित देखा। सो आई प्रॉमिस कि मुझे नहीं पता कैसे, बट मैं वादा करता हूँ कि जो जो चीज़ें आपने मेरी वजह से खोई हैं मैं आपको सब वापस ला कर दूंगा। एंड ठीक 3 साल के बाद 9 जून 2024 जिस दिन मैंने शपथ ली थी, उस दिन मॉम शी केम टू माय रूम, शी हग्ड मी एंड शी सेड कि आज तूने मुझे सब वापस लौटा दिया। तो इन 3 सालों में जो खोया उसको पाने का प्रयास किया। पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं का साथ समर्थन इसमें खुल के मिला और आज खुशी है कि एक बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के विश्वास पे निभा रहा हूँ। उसी के बाद ही ये आपका रूप परिवर्तन, बड़ा टीका, हाथ में इतने सारे कलावे और ये सब, मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं आप? मैं करता हूँ, मैं आस्तिक में हमेशा से रहा हूँ। मैं हमेशा से, मेरा विश्वास पूजा पाठ में रहा है, पर मुझे लगता है कि कठिन परिस्थितियाँ आपको धैर्य देने के लिए, अ सेंस ऑफ ग्रेविटी देने के लिए आपको आस्था की ओर और ज़्यादा ले जाती हैं। तो यकीनन इन 3 सालों में मेरा विश्वास इन सारी चीज़ों में ज़्यादा बढ़ा और मैं मानता हूँ आस्था किसी भी, मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ पूजा पाठ, कई लोग सिर्फ मेडिटेट करते हैं, जिस भी उसमें आपकी आस्था किसमें है? मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। ओके, महादेव को बहुत मानता हूँ। सावन का महीना चल रहा है, तो अब आपने महादेव का नाम ले दिया, सावन का महीना चल रहा है, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज भगवा आतंकवाद को लेकर और उसी को लेकर चर्चा चल रही है। गृह मंत्री ने कल कहा ही था कि भगवा और हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता और आज तो कोर्ट ने भी एक तरीके से साफ कर दिया। इस बात को आज कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी, वैलिडेशन मिल गया है। कतई मैं नहीं मानता कि किसी हिंदू को इस वैलिडेशन की ज़रूरत थी, पर अपने ही कुछ लोगों ने, अपने ही देश के कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले लोगों ने अपने राजनीतिक लाभ या बेहतर शब्द होगा स्वार्थ के लिए उन्होंने इस शब्द को गढ़ने का प्रयास किया और भगवा आतंकवाद का एक फॉल्स नैरेटिव, विपक्ष ने आजकल ना एक बहुत खूबसूरत राजनीति करने का तरीका अपना लिया। सिर्फ झूठ बोलो और झूठ बोलते रहो। झूठ बोल बोल के एक फॉल्स नैरेटिव ये लोग सेट करने का प्रयास करते हैं। जैसे भगवा आतंकवाद गढ़ने का इन्होंने कार्य किया, याद होगा, क्योंकि अभी SIR के ऊपर भी ये लोग इतना ही बवाल मचा रहे हैं। CA जब आया था उस वक्त एक नागरिकता देने वाले कानून को इन्होंने नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश भर में आगजनी का माहौल इन्होंने बना दिया था। किस तरीके से अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोगों को इन्होंने भड़काने का काम किया था। पूरा लोकसभा का चुनाव कि अगर मोदी की तीसरी बार सरकार आ गई तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। किसका आरक्षण छीना गया, कहाँ का लोकतंत्र खत्म हुआ या कहाँ का संविधान की हत्या हो गई, आज 1 साल से ऊपर हो गया है, नहीं पता। तो ये फॉल्स नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करते हैं समय समय पर। वक्त ने ही इनको झूठा ठहराया है और आज एक और प्रमाण सामने आया। तो ये जो नैरेटिव की आप बात कर रहे हो, 2024 जो सीटें थोड़ी कम हुई, ये माना गया कि उसी नैरेटिव का ही असर हुआ कि एनडीए की सीटें कम हुई। बिहार में ऐसा कोई डर लग रहा है? नहीं, अब फिलहाल तो कोई डर नहीं है। विधानसभा के चुनाव में हम लोग बहुत मजबूती से आगे जा रहे हैं, बट हाँ लोकसभा में ज़रूर, और इसीलिए लोकसभा के दौरान मैंने एक एग्रेसिव भूमिका निभाने की आज्ञा प्रधानमंत्री जी से मैंने ली थी। होता क्या है, क्योंकि लोकसभा में ये लोग आरक्षण और लोकतंत्र संविधान का जिक्र कर रहे थे और मेरा ये मानना था, क्योंकि मैं उस समाज से आता हूँ, शायद मैं ज़्यादा बेहतर कन्विंस कर पाऊँगा लोगों को कि ये बातें भ्रमित करने के लिए की जा रही हैं। और इस मैंने अच्छा समय बिहार में दिया और बिहार के परिणाम मुझे खुशी है कि बनस्पत बहुत बेहतर है, और बेहतर हो सकता था बट काफ़ी संतोषजनक रहे। बट उत्तर प्रदेश में हम लोग को इसका नुकसान हुआ, हम लोग को महाराष्ट्र में इसका नुकसान हुआ। बट जैसे ही वो फॉल्स नैरेटिव क्लियर आउट हुआ, महाराष्ट्र के रिजल्ट आपने देखे कैसे हम लोगों ने बाउंस बैक किया। भले अब ये लाख आरोप लगाएं कि भैया आप लोगों ने वोटर लिस्ट में धांधली की, एक ही साथ झारखंड का चुनाव होता है, एक ही साथ महाराष्ट्र का होता है। झारखंड ये जीत जाते हैं, वहां पे धांधली नहीं होती है, महाराष्ट्र ये हार जाते हैं तो धांधली होती है। ये वही फॉल्स नैरेटिव है। विधानसभा बिहार में चुनाव होने वाले हैं, पुनः ये लोग प्रयास कर रहे हैं XYZ इश्यूज को लेकर एक नैरेटिव सेट करने की। बट मैं मानता हूं आज की तारीख में 5 दलों का जो हम लोग का गठबंधन है
मजबूत है। उस गठबंधन को लेकर भी एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जिसका शुरुआत में ओपनिंग स्टेटमेंट में आपने जिक्र किया कि क्या एनडीए एकजुट है, मजबूत है। मेरे बयानों के कई मायने निकाल दिए जाते हैं, जिस पे आप आएंगी ही इवेंचुअली, तो हम लोग उस वक्त चर्चा करेंगे। बट एक और नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है जो होगा नहीं। बिहार को युवा चेहरे की जरूरत है। देखिए, फिलहाल आज की तारीख में अगर हम लोग जिक्र करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव की ज़रूरत है। बिहार बनिस्बत बाकी राज्यों के हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि वाई बिहार इज़ अ डिफ़िकल्ट स्टेट। आज जब मेरे प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हैं तो उसका उदाहरण हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में देखा है। मेरे प्रदेश की विडंबना क्या रही है, दैट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी हैड विरोधाभास की सरकार है, केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। एंड इमेजिन ऑन अ स्ट्रेच ऑफ 27 ईयर्स नॉन स्टॉप हम लोग के पास अलग अलग सरकारें थी। 2000 का ही आप जिक्र देख लीजिए, जब केंद्र में यूपीए की सरकार होती थी तो बिहार में एनडीए की सरकार होती थी। 14 में जब केंद्र में एनडीए की सरकार आई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। तो अब जब वापस एक लंबे समय के बाद वो समय मिला है डबल इंजन की सरकार का, प्रधानमंत्री जी 8 बार जा चुके हैं जब से हमारी तीसरे कार्यकाल की सरकार बनी है, और लाखों हजारों करोड़ की योजनाओं का वो शिलान्यास समर्पित कर कर वो आए हैं बिहार को। तो अब उसका लाभ मिल रहा है। इस लाभ का पूरा फायदा एक अनुभव ही कर सकता है, एक अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता है। एब्सोल्युटली। तो युवा चेहरा तो चिराग पासवान है, युवा चेहरा राहुल गांधी है अभी इस वक्त इस माहौल में, और युवा चेहरा तेजस्वी यादव। राहुल जी को आप युवा बोलते हैं ना तो मुझे एहसास होता है मेरे पास अभी लंबा समय है अपने आप को भी युवा कहलवाने का। तेजस्वी यादव युवा है और प्रशांत किशोर युवा है, तो इन चारों में से कहीं तो कुछ कैपेबिलिटी दिखती होगी ना। कैपेबिलिटीज की बात नहीं है, ऑफ कोर्स हर किसी में अपनी अपनी क्षमताएं हैं और मैं कतई किसी दूसरे की क्षमता को मैं नकारूंगा नहीं, किसी दूसरे के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा कि नहीं ये नहीं कर पाएगा या वो नहीं कर पाएगा। हर कोई अपना प्रयास करो, और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, जितने आपको विकल्प मिले उतना लोकतंत्र मजबूत होता ना। इवेंचुअली ये जनता के हाथ में है कि उनको किसकी बातों पे विश्वास है। भाई हम लोग तो रखते हैं कि भाई जंगल राज था, ये था, 90 के दशक में ऐसा हुआ वैसा हुआ, है ना। वो लोग रखते हैं कि भाई कब तक आप जंगल राज की याद दिलाते रहेंगे। अब ये पैरेलल नैरेटिव्स चल रहे हैं। अब ये जनता को समझना है कि भाई उनको किस पे ज्यादा विश्वास है, किसके साथ वो जाना चाहेंगे। नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? अरे प्रभु, कोई खिचड़ी नहीं पक रही है। खिचड़ी ये वही नैरेटिव्स हैं जो पकाने का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों को ना, विपक्ष को मैं हकीकत बताऊं, किसी भी तरीके से गठबंधन में दरारें दिखानी है। एक होता है कि व्यक्ति अपनी ताकत से आगे बढ़ता है, जो मेरी सोच है कि मुझे अपनी लकीर को इतना लंबा करना है कि दूसरे की लकीर अपने आप उसके सामने छोटी हो जाए। मुझे कतई दूसरे की लकीर को काट पीट के उसको छोटा नहीं करना। मैं उस राजनीति का मैं पक्षधर नहीं हूं। तो मैं अपनी सोच में मैं चल रहा हूं कि अपने आप को विपक्ष किया है कि भाई सामने वाला कमजोर हो जाएगा तो हमें ऑटोमेटिकली लीड मिल जाएगी। अच्छा, मेरे साथ ये चीजें आसान इसलिए हो जाती है क्योंकि मेरा इतिहास रहा है। 2020 में मैंने अकेले चुनाव लड़ा है, तो इनको लगता है कि ये नैरेटिव सेट करना तो बहुत आसान हो जाएगा। बीच-बीच में ऐसे बयान देते क्यों हो जिस पर ऐसी अरे प्रभु, मैं वाली बात हो जाए? अरे मैं हकीकत बोलता हूँ। देखिए, अगर मैं किसी की सोच से सहमत हूँ, मैं क्यों बोलूँ जस्ट बाय द वर्च्यू कि मुझे एक राजनीतिक दल का मैं हिस्सा हूँ। विपक्ष की सिर्फ आपको आलोचना ही करनी है, और मैं सिर्फ विपक्ष की भूमिका में नहीं, विपक्ष के लिए सत्ता पक्ष भी विपक्ष है। प्रशांत जी का जिक्र जब मैं करता हूँ सिर्फ इसी सोच के लिए करता हूँ कि वो भी कम से कम जात पात की बात नहीं कर रहे। नहीं तो मेरे राज्य में तो भाई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो तमगे की तरह सीने पर जातीयता और सांप्रदायिकता को गर्व के साथ टांग कर चलते हैं। एमवाई समीकरण क्या है भाई? एमवाई समीकरण का एम सांप्रदायिकता है, वाई जातीयता को बढ़ावा देना है। बट एट द सेम टाइम मेरा भी एक एमवाई समीकरण है। मेरे एम में महिलाएं हैं और मेरे वाई में युवा है। मुझे 5 लोकसभा की सीटें मिली इस बार चुनाव लड़ने के लिए। मैंने अपना एमवाई समीकरण उतार के दिखाया जिसमें 5 में से 4 युवा हैं और 2 महिलाएं हैं, और नारी शक्ति अधिनियम का भी 100% पालन मैंने इसी बार कर दिया था। तो सब में कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती हैं। तेजस्वी यादव में 2 अच्छी बातें बताइए। अब इतना मैंने ध्यान नहीं लगाया किसी दूसरे वाले के ऊपर, अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास करता हूं। सिर्फ प्रशांत किशोर की अच्छी बातें समझ आई, लेकिन जात पात से उठकर बात करते हैं। हाँ, राहुल गांधी में कोई अच्छी बात? ये तो आप भी बता दें तो मैं मानूंगा या कोई भी बता दे। आप पार्लियामेंट में उनके साथ ही बैठते हैं, मतलब आमने सामने ही होते हैं, तो कुछ तो आमने अच्छा सामने लगता होते हैं। होगा। बट जब वो कहते हैं कि सदन में मुझे बोलने नहीं दिया जाता, बट आप आते कितनी बार है सदन में, आप रहते कितना समय है सदन में, बड़ी से बड़ी चर्चा के दौरान आप गायब रहते हैं। उस दिन प्रधानमंत्री जी के भाषण जब ये इसी के ऊपर चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भी अधिकांश समय तक
राहुल जी बीइंग द एलओपी, मतलब अगर वो सिर्फ एक सांसद होते तो मुझे दिक्कत नहीं होती, बट आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं तो आपकी भूमिका और ज्यादा गंभीर हो जाती है। ये दोनों ही लोग, तेजस्वी और राहुल, अब यात्रा पर निकलने वाले हैं बिहार की, और बिहार की जनता के बीच जाकर बताएंगे कि असलियत क्या है। तो उस यात्रा से कुछ लग रहा है कि शायद इम्पैक्ट हो इन दोनों का, दो युवाओं का एक साथ जाना। ऐसे ही दो युवा, दो लड़के उत्तर प्रदेश में भी आए थे, परिणाम हम लोग के सामने है। अब उनमें से एक लड़का बिहार आ गया है और ये दो नए लड़कों की जोड़ी वहां पे बन रही है। जैसा मैंने कहा कि हर किसी को अपने पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए, जाएं बताएं, बट जब ये जनता के बीच जाएंगे तो ये भी बताएं कि भाई अगर आज इतना इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है वोटर लिस्ट को लेकर तो क्यों किया जा रहा है? क्या ये बात सही नहीं है कि आप ही ने बार बार जाकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने का काम किया था लोकसभा चुनाव के बाद कि भैया धांधली कर दी गई है? आपने बार बार नहीं कहा था कि डुप्लीकेसी ऑफ वोटर लिस्ट चल रही है, वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ की गई है, उसको बदला गया है? बार बार इन्हीं लोगों ने इस विषय को उठाया। आपको लग रहा है आपके भी वोटर कटेंगे उसमें? मैं कतई नहीं मानता। तो मेरे बीएलएस क्या कर रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि आपके चुनाव आयोग के द्वारा जो नियुक्त अधिकारी है विच इज बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर, अगर वो अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं निभा पा रहा है तो ऐसे में हर राजनीतिक दल का एक अपना बीएलए भी होता है जो चुनाव के वक्त पर्ची देना, ये करना, सुनिश्चित करना कि भैया मेरा मतदाता जाके केंद्र में जाके वोट डाल दे। तो वो बीएलए क्या कर रहा है? अब अगर आपका राजनीतिक बूथ लेवल एजेंट अगर जमीन पर नहीं है या वही आपने तैयार नहीं किया और भगवान भरोसे आप चुनाव लड़ने की आप सोच रहे हैं तो भैया फिर चिंता आपको जरूर होगी। जो नागरिक है उसके साथ कतई अन्याय नहीं होगा, बट कोई घुसपैठिया है तो उसको हमारे देश का सबसे बड़ा अधिकार, मताधिकार का दुरुपयोग करने का भी मौका नहीं दिया जाए। चिराग पासवान को जीतन राम मांझी से क्या प्रॉब्लम है? अरे प्रभु, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? कैसे सवाल कर रही हैं आप मुझसे? आप समझ रही हैं वो उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में कितने बड़े हैं और वो उनकी बातें कतई गलत नहीं है। वो मेरे बारे में कहते हैं कि अनुभव की कमी है, तो उनके सामने मेरा अनुभव रत्ती भर भी नहीं है और हो भी नहीं सकता। आपको लगता है बिहार सरकार ठीक काम कर रही है जैसा होना चाहिए आरजेडी के मुकाबले? मैं इतना मैं जरूर मानता हूं कि ये अनुभव, क्योंकि इतना जिक्र अब हम लोग अनुभव का कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास ही है। आज भी जब हम लोग के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कि भैया आप लोग को हो गए 2 दशक से ज्यादा और आप लोग बार बार याद दिलाते हैं 90 के जंगल राज की, वो याद दिलानी जरूरी है क्योंकि बिहारियों को जानना जरूरी है कि किन परिस्थितियों से बिहार को निकाला है। अगर परिस्थितियां सामान्य होती तो आज दिल्ली बंबई जैसे बिहार चमक रहा होता, नहीं चमक रहा है क्योंकि 90 के दशक में बिहार को उस खाई में धकेल दिया गया था। बिहार से लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। आज भी मैं वो पीड़ा उन बिहारियों की आंखों में देखता हूं जो दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में रह रहे हैं। बिल्कुल पलायन आज भी हो रहा है, मैं इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूं, बट अगर आप आंकड़े देखेंगे कैसे परिवार के परिवार विस्थापित हो गए थे जो वहां पे नहीं रह पाए थे क्योंकि रोज वहां पे परिस्थितियां इतनी भयावह कर दी गई थी, उससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को निकाल कर लेकर आए हैं। तो आज भी मेरा विश्वास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे ही है। सुशासन बाबू का टैग किसने दिया था भैया? किसी सरकार ने थोड़ी दिया था, मेडल थोड़ी कि आपको दे दिया, बिहार की जनता ने ही दिया था ना। क्यों? क्योंकि वो सुशासन उन्होंने करके दिखाया। 20 साल का सफर एक लंबा सफर होता है, जनता कहीं ना कहीं चेहरा भी देख रही होती है, लगातार काम भी देख रही होती है, कोई तो चुनौती लग रही होगी ना जो इस चुनाव में बहुत बड़ी है। मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में दिस इज अ विनिंग कॉम्बिनेशन। हम 5 दलों का जो अलायंस है, उपचुनाव में हम लोगों ने अपने आप को साबित करके दिखाया। उपचुनाव में 4 सीटों पे मतदान हुए थे और 100% स्ट्राइक रेट एनडीए के प्रत्याशियों का रहा था। और उसमें से तो कुछ सीटें ऐसी हैं जो हम लोग लंबे समय से नहीं जीते थे। बेलागंज जैसी सीट हम लोग लगभग 3.5 दशक से नहीं जीते थे। तरारी जैसी सीट एक सवा दशक से हम लोग नहीं जीते थे। तो मैं मानता हूँ कि दिस इज अ विनिंग कॉम्बिनेशन और हम लोग एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर। मैं ऑडियंस से सवाल हूं, लेकिन ये बताइए कि क्या इस बार बिहार में जाति पर वोट पड़ेगा? क्योंकि आप तो प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जाति के खिलाफ हैं, वो कह रहे हैं जाति पर कोई मतलब नहीं है। प्रभु, तो फिर एमवाई क्या है, मैं भी ये दलित कार्ड क्या है, मैं भी ये तमाम बातें क्या है? मैं भी जाति के खिलाफ हूँ और मैं मानता हूँ और मैं चाहता हूँ दैट वंस एंड फॉर ऑल धीरे धीरे, और इसीलिए जब मैं शिक्षा को इतना महत्व देता हूँ, मैं मानता हूँ कि बिहार को इस जातीय व्यवस्था से निकलना जरूरी है। और मैंने हमेशा इसीलिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैंने बात की। मैंने सीधा 14 करोड़ बिहारियों की बात की। जब मैं राजनीति में आया था मेरे लिए ये बहुत तकलीफ होती थी मुझे कि बिहार में आपको ब्राह्मण मिल जाएगा, राजपूत मिल जाएगा, भूमियार मिल जाएगा, पिछड़ा मिल जाएगा, अति पिछड़ा मिल जाएगा, दलित मिल जाएगा, महादलित मिल जाएगा, मुस्लिम मिल जाएगा, पर आपको बिहारी नहीं मिलता। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि बिहारी जितना एकजुट होकर सिर्फ विकास के नाम पर मतदान करेंगे
उतनी जल्दी बिहार की सूरत हम लोग बदलने में कामयाब रहेंगे। और वक्फ को लेकर भी आपका रुख बिल्कुल क्लियर हो चुका है। वक्फ को लेकर मुझे लगता है मुसलमानों का भी रुख बहुत क्लियर हो चुका है। हर वो गरीब मुसलमान जो जानता है कि इसमें क्या संशोधन किए गए हैं, वो मानता है इस बात को कि उसकी बेहतरी के लिए किए गए। ऑल द अमेंडमेंट्स आर एब्सोल्युटली प्रो पुअर मुस्लिम्स। जो कुछ ठेकेदार इस समाज के बने बैठे थे ना, जिन्होंने इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक अपना आधिपत्य जमा के रखा हुआ था, उनको जरूर तकलीफ है कि उनके अधिकार कम कर दिए गए। तो जो लोग बिल फाड़ने की बात करते हैं, जो लोग ये बात करते हैं कि जीतने के बाद वो सबसे पहले अगर कूड़ेदान में फेंकेंगे तो इसी बिल को फेंकेंगे, उनकी राजनीति क्या कहती है? उनकी तो तुष्टीकरण की राजनीति रही है। ये तो वही लोग हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक भी हटाने का विरोध किया था। एक ऐसी व्यवस्था जिससे कतई आपको वो नहीं होना चाहिए, सहमति नहीं होनी चाहिए, आपने तो उसका भी आपने विरोध किया था। क्या आज वो मुस्लिम महिलाएं खुश नहीं हैं जिनको साथ इस व्यवस्था का उपयोग करके? लेकिन ये सब करने के बाद क्या मुसलमान का वोट आपकी तरफ आएगा? मैं कतई वोट की दृष्टि से हम लोग ये कार्य कर ही नहीं रहे। अगर वोट की अगर वो इतने खुश हैं तो नहीं, अगर वोट की दृष्टि से ही करना होता ना, आप ही मुझे बताइए ना, क्योंकि फिर ये वही नैरेटिव है कि भाई मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता, एनडीए को वोट नहीं देता। ये नैरेटिव बोल बोल के स्टैम्प कर दिया। कहाँ है ऑथेंटिकेशन? किसने वैलिडेट किया कि भैया मुस्लिम एनडीए को वोट नहीं देता? एक आपने एक धारणा बना दी है इसको लेकर। आज मुझे बताइए कि वो मुस्लिम जिसको केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिन मुस्लिम महिलाओं के घर में शौचालय बने या जिनके घर में उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन आया, वो किसको वोट कर रहे होंगे? या मुझे बताइए 80 करोड़ राशन आज की तारीख में भी देश में जो मुफ्त दिया जा रहा है, क्या उसमें हम लोगों ने ये पैरामीटर डालने कि भाई मुस्लिम परिवारों को ये राशन नहीं मिलेगा? तो जब उनके घर में अगर ये अनाज आ रहा है तो वो किसका साथ देंगे या किसके साथ देने की सोच रखेंगे? बिल्कुल। तो ये नैरेटिव सेट किया जाता है, विच इज फाइन। यही फॉल्स नैरेटिव पे विपक्ष खेलता है। नमस्कार सर, मेरा नाम विकास सिंह है। सर, आप जैसे कि आपने अभी बातों में का इंटरव्यू दौरान कहा कि आप जातिवाद के खिलाफ हैं, लेकिन आप अपने नाम के आगे चिराग पासवान यूज करते हैं, जाति का नाम लगाते हैं, और जो एनडीए सरकार है वो भी जाति गणना का ऐलान कर चुकी है। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अरे प्रभु, वो मेरी पहचान है, कतई वो जाति का नाम नहीं है। पासवान हूँ, पासवान होने पर मुझे गर्व, और हर किसी को, यह आपका परिवार का नाम होता है और हर किसी को इसके ऊपर गर्व होना चाहिए। जो लोग आपके नाम में जाति देखते हैं, तकलीफ उनकी सोच के साथ है, और कतई आप उनकी सोच को आप बढ़ावा ना दें। कतई जो लोग नाम के साथ जुड़े हुए आपके टाइटल, सरनेम, उसमें जाति ढूंढने का काम करते हैं, इसी सोच ने बिहार और बिहारियों को बर्बाद करने का काम किया है। तो कतई नहीं, जो चीज आपकी गर्व, आपका भी जो सरनेम है, प्राउडली उसको यूज कीजिए। यू हैव कैरिड इट फ्रॉम योर फादर, फ्रॉम योर फैमिली इज बीइंग यूजिंग इट। That has to be a matter of pride, not a matter of discrimination. आप उसको कतई जातीयता में के साथ जोड़कर ना देखें। सीटों को लेकर के सब चीजें ठीक हो गई हैं, सीट बंटवारे को लेकर। Was it this easy? जितनी सहजता से आपने ये सवाल पूछ लिया। 41 सीटें आपने मांग ली हैं। मैंने 41 मांगी है। मैं पूछ रही हूँ आपसे कितनी मांगी है? बिल्कुल भी नहीं, अभी इस पे लेके चर्चा ही नहीं हुई है। चर्चा नहीं हुई अभी चर्चा नहीं हुई है, बट मैं मानता हूँ क्योंकि अब चुनाव समीप आ रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि बहुत जल्द इसको लेके चर्चा हो जाएगी और बहुत एमिकेबली हो जाएगी। ये फिर वही है कि बार बार वहां पे इतने दल एक साथ बैठे हुए हैं महागठबंधन में, उनको इशू नहीं होगा। इशू कहाँ होगा? उनको इशू कहाँ होगा? यहाँ होगा। लोकसभा में भी सब हम ही लोगों को देखते थे, अरे इसमें तो नहीं होगा, इनका तो सीटों का बंटवारा नहीं होगा। एमिकेबली हो गया। मैं मानता हूँ कि बहुत सहजता से अभी भी हो जाएगा, बहुत सहजता से हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है, हो जाए तो। लेकिन बीच बीच में आपके ऐसे बयान क्या आते रहेंगे जिससे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ चिराग पासवान खेल रहे हैं, पता ही नहीं लगता अभी एनडीए की तरफ बोल रहे हैं या अभी महागठबंधन की तरफ बोल रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए, मैं क्या ऐसा करूं कि वंस एंड फॉर ऑल ये डिबेट समाप्त हो जाए? आज बोल दीजिए कि आप बोलिए तो मैं गीता पे हाथ रख के कसम खा लेता हूं, आप बोलिए तो मुझसे एक एफिडेविट साइन करा लीजिए। निरंतरता में बार बार, इजंट इट एविडेंट एंड ऑब्वियस कि मैं मेरे प्रधानमंत्री से कितना प्यार करता हूं? क्या ये ऑब्वियस नहीं है? ये मतलब मुझे तकलीफ होती है कि क्या ये दिखता नहीं है? मतलब मेरा समर्पण उनके प्रति हद से ज्यादा है। मैं जीवन में कभी, जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं, उनको छोड़कर जाने की मैं सोच भी नहीं सकता। 2020 में भी मेरे पास ऑप्शन था ना वैकल्पिक अलायंस में जाने का, मैं उस वक्त भी चाहता, और वो तो फैसला इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में मैंने लिया। जब मेरे पिता का निधन हुआ था, उस वक्त पहले चरण का नामांकन चल रहा था। उस वक्त मैं चाहता तो या तो मैं वैकल्पिक अलायंस में जाके जितनी सीटें मांगता मिल जाती, या मौजूदा अलायंस में भी मैं रहता तो मुझे ठीक ठाक सम्मान के साथ, क्योंकि पिता का निधन हुआ है, मुझे एकोमोडेट कर लिया जाता। बट उस वक्त भी मैं किसी ऑल्टरनेटिव अलायंस में मैं नहीं गया। मैं मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ उस वक्त भी मैं उतनी मजबूती से खड़ा रहा। तो इसीलिए प्लीज वंस एंड फॉर ऑल इसको मान लें, जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं
उनसे अलग होने की सोच मेरे सपने में भी मेरे जहन में नहीं आ सकती है। सपने तो आजकल तेज प्रताप यादव को भी प्रधानमंत्री के आ रहे हैं, मोदी जी उनके भी सपने में आ रहे हैं और वो उनको कह रहे हैं कि तुम मेरी पार्टी में आ जाओ, ऐसा उनका कहना है। मुझे नहीं पता, वो अब उनकी बात है, उनको क्या फैसला लेना। देखिए ये मोर देन अ पॉलिटिकल डिसीजन, उनका पर्सनल मैटर भी है, एक पारिवारिक विषय भी है, तो मैं कतई इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। अंत में चलते चलते आपने चुनौतियों की भी बात कर ली, आपने तमाम बात कर ली, लेकिन ऐसा लग रहा है अब चिराग पासवान पूरी तरह नेता बन गए, क्योंकि अब लगा फाइनली क्योंकि नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे और उनसे मीडिया ने, सांसद हूँ ये विश्वास अब आया। नीतीश कुमार जी से जब वो रेल मंत्री थे उनसे पूछा गया क्या वो बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं एक दिन पहले, तो उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं इतना बढ़िया रेल मंत्री और चल रहा है मेरा, मैं नहीं जा रहा हूँ। और अगले ही दिन उन्होंने जाकर बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो हम मानते हैं कि चिराग पासवान जो बोल रहे हैं वो एक नेता की तरह नहीं बल्कि दिल से बोल रहे हैं कि मोदी जी के साथ ही रहेंगे। मैं दिल से राजनीति में आया हूँ और मैंने कई फैसले ऐसे लिए हैं जो कई बार प्रश्नों के घेरे में भी आए हैं। क्योंकि मैंने दिल से वो फैसले लिए। जैसे 2020 वाला फैसला मेरा दिल से लिया हुआ वो फैसला था। मुझे आज तक कई बार आलोचना की जाती है कि वो प्रैक्टिकल नहीं था, राजनीतिक दृष्टि वाला वो फैसला नहीं था। आप गठबंधन के साथ रहते, आपको फ़ायदा होता, उसी वक्त आप केंद्र में मंत्री बन जाते, बिहार में आपकी सरकार होती, आपके मंत्री होते, विच इज़ ट्रू, गलत नहीं है। बट मैंने तब भी दिल से फैसले लिए थे। मैं राजनीति में भी बिहार और बिहारियों के लिए ही आया हूँ, दिल से आया हूँ, दिल से उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। और मैं मानता हूँ कि जब तक दिल आप पे हावी रहता है तो आपके फैसले ईमानदार होते हैं, सही या गलत डिबेटेबल हो सकता है। अंत में चलते चलते एक बहुत हल्का फुल्का सा सवाल पूछना चाहूंगी, बहुत हल्का सवाल यह है कि अभी एक बहुत वायरल हो रहा है तेज प्रताप यादव का बयान। उनसे पूछा गया आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है, उन्होंने कहा कंगना रनौत। फिर पता लगा कि चिराग पासवान के साथ पहली फिल्म किसने की थी, वो कंगना रनौत। तो उन्होंने कहा लेकिन मैं जब उनके साथ फिल्म करूंगा तो वो फिर चिराग पासवान के साथ फिल्म नहीं करेंगी, मेरे ही साथ करेंगी। You really want me to comment on that? क्या लेना देना इस पूरी बात? तो आप हमेशा ऐसी चर्चा में रहते हो ना, क्योंकि कंगना रनौत तो आप सांसद बन गई हैं, उनके साथ आपकी फोटो क्लिक होती है। पता है ऐसी चर्चाओं की वजह से ही ना, जब मेरे ऊपर ये होता है ना कि आपने अपनी सरकार पे सवाल उठाया, मुझे ये सारे सवाल इतने आसान लगने लगते हैं, क्योंकि ये चर्चा में मैं कतई अपने आप को उलझा हुआ नहीं देखना चाहता हूँ। जब वो फोटो खींचते हैं तब भी आप, अरे प्रभु। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चिराग पासवान जी डीडी डायलॉग में खास बातचीत के लिए। उम्मीद करते हैं कि बिहार चुनाव में जो आप बात कर रहे हैं सीटों का बंटवारा वो आसानी से हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।